तो यही तो कैरियर है जो ऑक्सीजन दूर दूर तक, मतलब पैर के अंगूठे के लास्ट सेल तक हीमोग्लोबिन अगर प्रॉपर है तो ऑक्सीजन पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अगर हीमोग्लोबिन बॉडी का लो है तो ये कैरियर ही आपका कम है पहुंचाने के लिए। ठीक है, आपके पास व्हीकल्स ही कम है पहुंचाने के लिए दूर दूर तक आपका सामान, विच इज ऑक्सीजन, अ वेरी वेरी वाइटल गैस फॉर द बॉडी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फॉर आर लिविंग। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो बहुत कुछ है, इवन कोरोना में भी ऑक्सीजन की सबसे डिप हो जाता है, कमी हो जाती है। सो हीमोग्लोबिन हाई रखना, इम्यूनिटी हाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट, सो हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी सेल्स। So if this is low, the oxygen will be low in your body. The content, the quantity of oxygen will be low. You will be deficient in oxygen. Okay. So then this results in symptoms such as fatigue, weakness, dizziness, shortness of breath, among the others. तो किस लिए होता है ये? बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। सबसे पहले आयरन की कमी की वजह से, विटामिन B12, ए या फोलेट की कमी से। देन अगर आपको इन्फेक्शंस हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस होके हटा है या मलेरिया का अटैक आया है, तब भी आपका हीमोग्लोबिन डिप कर जाएगा और एनीमिक कंडीशंस हो जाएंगी। ओके, सो फटीग, वीकनेस, पेल हो जाना, येलोइश स्किन हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, चेस्ट पेन, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हेडेक्स, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। तो कराना क्या है ऐसे लोगों को? किस सबसे पहले क्रियाओं की बात करें तो जलनेति और कपालभाति, दोनों ही। कपालभाति ज्यादा इंपॉर्टेंट है जलनेति से। ओके, बट जलनेति क्यों कराएंगे? क्योंकि हम प्राणायाम में इफेक्टिवनेस चाहते हैं, एफिशिएंसी चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं प्राणायाम के। इसीलिए प्राणायाम तभी पॉसिबल है अच्छी तरीके से कर पाना पेशेंट का अगर वो जलनेति के साथ या सूत्र नेति के साथ और कपालभाति के साथ अपने सारी स्पेशली ईड़ा और पिंगला की शुद्धि कर चुका हो। और वैसे भी कपालभाति में पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है आपका, ऊपर से विंड पाइप से लेके लंग्स और फिर हार्ट, इन सब की फंक्शनिंग ऑप्टिमम चलती है। कपालभाति के बाद और भी प्यूरिफाई हो जाती है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो दोनों इंपॉर्टेंट हैं अनीमिक पेशेंट के लिए ये कर पाना। और वो करते करते वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे पहले पहले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, फटीग्ड बॉडी है, टायर्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी। थोड़ा सा भी एक्सर्ट कर ले, कुछ काम वाम कर ले, घर के ही रूटीन के काम कर ले, उसमें भी उनको टायर्डनेस हो जाती है। तो ये कपालभाति तो उनके लिए टैक्सिंग हो सकता है, बट पहले पहले। बाद में उनको अगर रूटीन बन जाए, अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उनको जरूर मोटिवेट करना चाहिए कि वो और बढ़ाएं। सो 30 से स्टार्ट करें, 30 से 40, 40 से 50, एंड पर सेशन एटलीस्ट 2 सेट्स या 3 सेट्स 30-30 के या 40-40 के कपालभाति के जरूर लगाएं। आई होप द टेक्निक्स आर क्लियर। जलनेति जलनेति पॉट के साथ होता है, ल्यूकवार्म वाटर लेके नमक डाल के, राइट से लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ और फिर लेफ्ट से राइट नॉस्ट्रिल की तरफ। And then Kapalbhati, you all know, sitting in Padmasana, preferably और अर्ध पद्मासन, बैक स्ट्रेट रखनी है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन के साथ करना है। देन कम सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम भी हम डिस्कस करेंगे, शीतलीकरण व्यायाम भी करेंगे। बेसिकली आपको स्ट्रेंथन करना है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, ताकि क्योंकि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन किससे ले पा रहे हैं? नॉस्ट्रल के थ्रू ही ले पा रहे हैं। और हम खाना खाते वक्त या अभी मैं बोलती हूँ तो मैं, जब हम बोल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू और मी, जब हम बात कर रहे हैं तो हम काफी हद तक सांस मुंह से भी इनहेल कर लेते हैं, अपने माउथ से भी इनहेल कर लेते हैं। तो वो भी एक तरीका है, मुंह से भी हम सांस ले रहे हैं, नाक से भी हम सांस लें, बट आइडियली नाक से ही लेनी चाहिए सांस। और थ्रू आउट योगिक टेक्निक्स प्लीज tell your patients, tell your therapy participants और your yoga volunteers के हमेशा नाक से ही प्रेफर करें सांस लेना, बिकॉज आपको पता ही है नाक में हमारे जो ये सीलिया लाइनिंग है, मेम्ब्रेन के अंदर एक सीलिया है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे को जो भी बाहर की हम गैसेस इनहेल करते हैं उसमें प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, डर्ट नहीं घुसने देते हैं विंड ट्रैक में। ठीक है, so then शीतलीकरण व्यायाम, loosening of the joints and muscles of the body, they are also important, but light practices कराएं पहले पहले। अनेमिक कंडीशंस में वैसे ही चक्कर आ रहे होते हैं, ब्रेन तक भी ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, आपका कॉन्शियसनेस भी इतना नहीं है, अलर्ट भी नहीं होते हैं ऐसे पेशेंट्स।
बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे थे, अब आप किस प्रैक्टिस पे आ गए हैं, पहले उसके 10 बार कीजिए फिर इस पे आइए, ठीक है. सो दे कैन बी डल एट माइंड, they can be very weak, they can be very disinterested in so many things because their hemoglobin is low. Okay, so for those patients मेंटल काउंसलिंग भी जरूरी है, मोटिवेटेड रखना भी जरूरी है, और उनके इंटरेस्ट की कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करवाना जरूरी है. अगर वो बच्चे हैं, बिकॉज बच्चों में भी पाया जाता है एनीमिक कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही होती है ये प्रॉब्लम. बच्चे हैं तो बच्चों की तरह प्रैक्टिसेस कराइए, जैसे एनिमल वॉक्स करा दीजिए, कुछ उनके इंटरेस्ट की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करा दीजिए, टाइगर ब्रीदिंग, रैबिट ब्रीदिंग, दे विल लव टू डू इट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द एक्शंस ऑफ द एनिमल्स. ओके, सो इंटरेस्ट नहीं खोने देना पेशेंट का, जैसे भी उनको कंफर्टेबल लगे, जैसे उनका इंटरेस्ट है. बिकॉज आप एक बार केस हिस्ट्री नोट करेंगे तो उनके इंटरेस्ट आपको पता होंगे, किस किस एक्टिविटी में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है. राजसिक माइंड है तो थोड़ी डायनेमिक वाली प्रैक्टिसेस कराइए पहले पहले. ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू हुक द क्लास, हाउ यू be a wise teacher, be a nice teacher, motivating teacher for your patients. Then asanas, pranayam, simple karane, involving the limbs, involving the chest, okay, and dharana और ध्यान. अब देखते हैं क्या क्या करवाना चाहिए. ओहो, not लो, कोई बात नहीं. So breathing में मैंने अब जूम कर दिया है, यू कैन रीड इट नाइसली. हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग, एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग, मुख धौती. यू नो व्हाट इज मुख धौती? एनीबडी जो व्यासा से करके आए हैं उन्होंने किया होगा मुख धौती. मुख धौती इज यू स्टैंड फॉर नौली क्रिया. नौली क्रिया के लिए जो हम स्टांस लेते हैं ना खड़े होके, जब हम पेट फ्री छोड़ते हैं और फिर पेट को वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली वो प्रैक्टिस करते हैं, उसी पोजीशन में मुखोधोती भी प्रैक्टिस होती है. मुखोधोती में क्या है, आप फ्रीक्वेंट इनहेलेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जैसे पंप इन कर ली हवा, अपने लंग्स को भर लिया हवा से, उसके बाद एक ही गो में मुंह खोल के आपने सांस बाहर निकाल दी. दैट्स व्हाई द नेम इज मुख धौती. सो मुख को धो लिया, जैसे एज इफ यू हैव क्लेंस्ड योर ओरल कैविटी. मुख मतलब यहाँ पे माउथ को रिप्रेजेंट करता है. बट इसके सिर्फ माउथ के फायदे नहीं है, ये पूरे ईएनटी को, ईयर्स, नोज, टंग एंड योर होल पूरा आपके जो फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फिनॉइड, एथेनॉइड, ये सारे साइनसेस पे प्रभाव डालता है ये वाली क्रिया. और ये हमेशा स्टैंडिंग में ही की जाती है ताकि हमारा थोड़ा पेट फ्री रहे, और पेट से हमारा एक स्ट्रोक आता है क्योंकि जोर पेट का ही लगता है अल्टीमेटली, ठीक है. और हम मुंह से करके एक ही गो में, जैसे आपके सामने 50 बर्निंग कैंडल्स हैं और आपको ये सारी मोमबत्तियां एक ही गो में बुझानी है, इतनी फोर्सफुली आपको मुंह से हवा बाहर फेंकनी है. ओके, एंड यू आर टिल्टिंग अ लिटिल, आप थोड़ा सा आगे झुके हुए हैं, आपके हाथ आपकी थाइस के ऊपर है, जैसे हम नौली क्रिया में लेते हैं ना स्टांस, बस वैसे ही लेना है मुखोधौती के लिए. देन शशांकासन ब्रीदिंग, यू आर ब्रीदिंग लाइक अ रैबिट. टाइगर ब्रीदिंग, आप जैसे मार्जारी आसन करते हैं उस तरीके से, इनहेल किया तो सिर ऊपर ले गए, पीठ में कर्व लेके आए, एक्सहेल किया तो सिर अंदर और अपर बैक ऊपर को लिफ्ट रखिए. ओके, लिफ्टेड रखिए. Then straight leg raising is lying down. Raise your leg one by one, but with breathing. क्योंकि ये breathing practices हैं तो breathing के साथ करानी है. Okay. And then Setu Bandhasan breathing. Setu Bandhasan is holding your ankles and lifting your body up while you inhale, coming back while you exhale. Always go against gravity in inhalation, and when you come towards gravity, always exhale. चाहे आप हाथ उठाएं, पैर उठाएं, नेक उठाएं, कोई भी पोर्शन उठाएं बॉडी का. when you go anti gravity you always inhale, when you go towards gravity you always exhale. and second rule in yoga is when you fold your body. folding हम कहाँ करते हैं? पवन मुक्त आसन में करते हैं, ठीक है. पवन मुक्त आसन में ये एक एग्जांपल है, और भी तरीके की फोल्डिंग होती है, जैसे हल आसन में, कर्णपीड़ आसन में पूरी बॉडी एकदम फोल्ड हो जाती है, देन गर्भासन में हो जाती है. तो जब हम फोल्ड कर रहे हैं बॉडी को तब हम एक्सहेल कर रहे हैं. जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, आप हाथों को बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, बाहर की तरफ चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, यू ऑलवेज टेक इन द एयर. ओके, इनहेल करें.
So when you fold the body, exhale. When you open the limbs towards sideways, you always inhale. And when you go towards the gravity, आप झुकते हैं नीचे की तरफ, gravity की तरफ आपके limbs जा रहे हैं, you always exhale. When you come up from that position, you go anti-gravity. You lift up your body against the gravity, always inhale. ये दो प्लीज याद रखेंगे तो आपको आगे पेशेंट्स को भी सिखाने में आसानी रहेगी. तो फर्स्ट क्लास में आपको जब आप गाइडलाइंस बता रहे होते हैं, जैसे हठ योगा प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस क्या हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हठ योगा के अंडर आता है ये. तो गाइडलाइंस क्या है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द रूल्स, टेक द पोजिशंस. तो ऑलवेज इनहेल एक्सेल का एक जनरल रूल है जो हम फॉलो करते हैं योग में. ये प्लीज आप भी ध्यान रखें और अपने पेशेंट्स को भी ध्यान दिलाएं. सूक्ष्म व्यायाम में सारे शक्ति विकासक आते हैं, जैसे ग्रीवा. ग्रीवा मतलब नेक के, भुजबंध मतलब शोल्डर्स के, वक्षस्थल मतलब चेस्ट के, कटी शक्ति मतलब कमर के. ओके. देन शिथिलीकरण व्यायाम में लूजनिंग ऑफ द फिंगर्स, शोल्डर रोटेशन, शोल्डर के स्ट्रेचेस. बहुत तरह के स्ट्रेचेस हैं एक्चुअली शोल्डर के, तो आप भी शायद करवाते होंगे अपने जो भी आपके योग साधक हैं उनको कराते होंगे. तो शोल्डर के स्ट्रेचेस वो बहुत कारगर हैं अनीमिया की कंडीशंस को सुधारने के लिए. बिकॉज अगर हमारे शोल्डर्स अच्छे से ओपन हो रहे हैं, वाइड ओपन हो रहे हैं, हम अपर लोब्स ऑफ लंग्स और मिडिल लोब्स ऑफ लंग्स पे अच्छे से हम उनको खोल सकते हैं. अगर हम इनहेल कर रहे हैं बट हमारे शोल्डर्स ही इतने ड्रूप्ड हैं, हम आगे की तरफ झुकाए हुए शोल्डर्स के साथ बैठ के, चाहे हम लंबी हवा खींचे अंदर, भी वो मिडिल लोब्स ऑफ लंग्स या अपर लोब्स ऑफ लंग्स पे ज्यादा नहीं पहुंचे. हम वैसे ही हमारी आधी आधी ब्रीथ रहती है जो हम बात करते हैं किसी से, या वैसे खाना खा रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल कोर्स में, ज्यादा भारी भरकम एक्टिविटी नहीं, तब तो हमें ज्यादा सांस की जरूरत पड़ेगी, जैसे रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फुटबॉल, एनीथिंग. But in your normal course of life, you never breathe deeply. You never attend to your deep breathing. You never attend to the air that it should go in all your air sacs. जो आपके alveoli हैं या air sacs हैं, एक एक air sac पे आपका कभी ध्यान होता है कि मैं इस left side of lung पे ध्यान दे के मैं breathing करूंगा, या मैं right side of lung को ध्यान में रख के फिर breathe करूंगा. We generally breathe and breathe. We never care to breathe deeply. तो योग का जो समय है ये टोटली डिवोटेड होना चाहिए, चाहे आप आसन करें, प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, स्थूल व्यायाम करें, शिथिलीकरण व्यायाम करें या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें. फोकस हमारा ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग पे ही होना चाहिए. ठीक है. मूवमेंट्स आपके ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो सकता है कि आप पश्चिमोत्तानासन अच्छे से ना कर पाए, डजंट मैटर. किसने बोला आपको पश्चिमोत्तानासन के बिल्कुल एक ही दिन में आप अचीव कर लेंगे? नॉट एट ऑल, एंड नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो. बॉडी को सुनना चाहिए, बॉडी के सिग्नल समझने चाहिए, तभी हमने आगे बढ़ना है, और स्पेशली पेशेंट को समझ के आपको उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कराना है. सो ऑलवेज कंसिडर ब्रीदिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा ब्रीदिंग पे फोकस होना चाहिए आपका भी और पेशेंट का खुद का भी, जब वो योग के 1 घंटे के सेशन में है आपके साथ. बाकी 23 घंटे धीरे धीरे उसका असर होना शुरू हो जाएगा जो आप 1 घंटे में उनको कराएंगे. ओके. सो देन शोल्डर रोटेशन विद वेरिएशंस, शोल्डर स्ट्रेचेस, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग. ठीक है. ये सारी जरूरी है क्योंकि आपके शोल्डर मसल्स पे या चेस्ट के मसल्स पे बहुत प्रभाव डालते हैं. फॉरवर्ड बेंडिंग इतना नहीं भी कराएं तो पर बैकवर्ड बेंडिंग जरूर कराएं. पर क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो फॉरवर्ड बेंडिंग एक बार करा लिया, बैकवर्ड बेंडिंग 5 बार करा लिया, ऐसे भी करा सकते हैं. ओके. एंड देन आसन्स में क्या क्या कराना चाहिए? अर्धकटी चक्रासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन. पादहस्तासन इसलिए डाला गया है क्योंकि अर्धचक्रासन का काउंटर पोज है, इसीलिए. बल्कि आपको अर्धचक्रासन अगर आप 30 सेकंड करा रहे हैं तो पादहस्तासन आप सिर्फ 10 सेकंड ही कराएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि चेस्ट की हैवीनेस इन्वॉल्व है इसमें. ओके. तो आगे आएंगे तो ब्रीथ खुल के नहीं ले पाते, किसी भी फॉरवर्ड बेंड में ब्रीथ खुल के नहीं आ पाती क्योंकि हम उल्टे लटके हैं एज इफ. ठीक है. हम इन्वर्टेड हैं, हम जैसे हम सीधा खड़े होते हैं, हमने अपनी आधी बॉडी को आगे को कर दिया पादहस्तासन में. ठीक है. सो कमर से लेके ऊपर तक बॉडी उल्टी है, तो आपका हार्ट पे ज्यादा लोड है. इसीलिए पादहस्तासन ऐसी कंडीशन में, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, अनीमिक हो गए,
या अस्थमा की कंडीशन है, कफ दोष है, तो उनमें पादहस्तासन इतना कारगर नहीं है, बट क्योंकि ये काउंटर पोज बन जाता है अर्ध चक्रासन का, इसीलिए ये थोड़ी सेकंड्स के लिए जरूर करा देना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़े सेकंड्स के लिए। देन वक्रासन, वेरी गुड फॉर योर शोल्डर एक्सटेंशन। भुजंगासन, गौमुख आसन बहुत बढ़िया है। उष्ट्रासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन ऑल्सो यू कैन ऐड। देन सेतुबंध आसन, हाँ वो मैंने लिखा है, ठीक है, ये सारे कराने हैं। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि, शीतली शीतकारी समर्स में, भस्त्रिका विंटर्स में, और भ्रामरी नाद अनुसंधाना ध्यान में, और ओम मेडिटेशन। ओके, दिस इज important. This set you should follow for your anemic conditions of the patient. And then now let's go for day 5 module. आपका जो आज का दिन है day 5, it is devoted to this back pain, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and cervical spondylosis. Okay, so let's talk about this now. Any doubt or any addition you want to do in the anemic section? अनीमिया अभी जब हमने पढ़ा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। We have lots to cover today. Day 5 में बैक पेन, osteoarthritis, rheumatoid and cervical spondylosis ये सब पढ़ना है, like neck pain, back pain, ये सब। So let's start. If you don't have any doubt, I'll start with this topic. नहीं तो आप unmute करके मुझे पूछ सकते हैं। Should I go ahead? All the students have joined so far. सबने ज्वाइन कर लिया है, 3 बज रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so everything was understandable. अब करें, आगे बढ़ें। हाँ। Okay, okay. By chance, if you have any doubt, हाँ बताइए। मैम डाइट भी काफी इम्पोर्टेंट है ना एनीमिया में? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट हाँ, भी इम्पोर्टेंट है। योग आहार को कभी भूलना नहीं है। जब आप केस हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे आपको पता लगेगा वो कितना पानी पीते हैं, सबसे ज्यादा तो वहां पे ही पकड़ लेना आप। ठीक है, पानी से भी तो ऑक्सीजन जा रही है, H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो वो पानी भी कम पीते होंगे। तो पानी, जो इंसान पानी ज्यादा पीता है, सबसे पहले उसको इतनी शिकायत नहीं होती है अनीमिया की। ठीक है, बॉडी कैन मेक अप द ऑक्सीजन लेवल ऑफ इटसेल्फ। बट जो लोग पानी की भी कमी करते हैं, फ्लूइड्स की भी कमी करते हैं, स्पेशली जैसी सर्दियां बढ़ती हैं, सर्दियां आती हैं, ठीक है, समर्स में तो प्यास लगती है तो आप पूर्ति हो जाती है बॉडी की पानी की, बट अगर सर्दियां चल रही हैं तो बिल्कुल यू फॉरगेट एज इफ टू टेक वाटर। वो भूल गए, वो याद नहीं रहा, डॉक्टर ने भी बोला है पानी ज्यादा पीना है। ठीक है, चाहे आपको बार बार यूरिनेशन होती है, डजंट मैटर, बट बॉडी नीड्स वाटर, बॉडी नीड्स फ्लूइड्स। ठीक है, और ब्लड आपका थिक ना हो उसके लिए भी पानी की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए। ओके, सो यस, योग आहार बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है। थैंक्स फॉर एडिंग इट, एंड यू मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर व्हेन यू डील विद योर पेशेंट्स ऑफ अनीमिया, क्योंकि वो अच्छे फ्रेश आहार खाएंगे तो ऑक्सीजन प्राण का जो कंटेंट है खाने में भी अच्छी मात्रा में जाना चाहिए। आप सड़ी गली सब्जियां फ्रिज से निकाल के 7वें 8वें दिन सोचेंगे, ओ ये तो मैं उस दिन लाई थी, ये उस माह लाई थी, ये तो बनाना ही बनाना है, ये तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा गल रहा है, फिर भी जितने पत्ते ठीक हैं उतने को धो के बनाया, तो प्राण की शक्ति मिली क्या आपको अगर आपने इतनी देर तक रख के उस खाने को फिर से पकाया और बनाया और खाया है ना। तो हम ये भी एक गलती करते हैं कि हम स्टफ इन इतना कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर इज द कल्प्रिट एक्चुअली इन आवर होम्स। पहले नहीं होते थे तो सब लोग साग सब्जियां फ्रेश खरीद के 2-2 दिन में कंज्यूम कर लेते थे, बट क्योंकि अब रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी है, तो हम इसीलिए एफर्ट भी बचाते हैं, टाइम भी बचाते हैं। मनी का क्या है, आप 2-4 दिन बाद भी भिंडी 30 रुपए किलो ही मिलने वाली है और पहले भी इतने की मिलने वाली है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन कंज्यूम फ्रेश ही खाना अच्छा है। स्पेशली जब बीमारियां लगी हो, रोग लगे हो, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आप तामसिक फूड खाएंगे। हमेशा सात्विक आहार पे फोकस होना चाहिए। अभी खाया, अभी बनाया और अभी कंज्यूम भी कर लिया। Within 2 hours of preparation, the food must go inside for its further chemical processes. अगर आप रख के खाते हैं, ओवर हीटेड खाते हैं, रीहीटेड खाते हैं, और माइक्रो में भी अगर कुक्ड खाते हैं, तब भी वो आपकी बॉडी के लिए बहुत घातक हो सकता है। ठीक है, स्पेशली जब आप
को किसी रोग से जूझ रहे हैं। चलिए, देन डे 5 वी विल कवर बैक एक। बैक एक इज अ ब्रॉड टर्म, एक्चुअली बहुत बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला की तरह है। अम्ब्रेला का एक डंडी पकड़ेंगे तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, देन डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स, शैटिका की दर्द, ये सारी बैक की दर्दें हैं, ठीक है। सो बट बैक एक में जो सबसे कॉमन है, जो डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बैक बोन पे, उसको पकड़ के हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम कुछ भी बैक की दर्द है या डिस्क हर्निएशन भी है, तो शुरुआती तौर पे अगर देखें, अगर पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, तो सबके मोस्टली सिमिलर तरीके के ये होते हैं योगा की टेक्निक्स, ठीक है। जैसे आप भी कराते होगे, इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, यू मस्ट बी नोइंग सम फ्यू प्रैक्टिसेस व्हिच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लोअर बैक और अपर बैक और मिडिल बैक, ठीक है। तो आज हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस को देखेंगे, क्योंकि ये सबसे कॉमन है और हर एक की जिंदगी में एक ना एक बार ये बैक की दर्द आती ही आती है। क्यों आएगी? क्योंकि हमारी जो डिस्क की जो ये है डीजेनरेशन है, वो 30 इयर्स ऑनवर्ड्स ही होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर अगर आप बोले कि मैं तो 40 का हूँ, मैं तो 45 का हूँ, अभी तक टचवुड कोई दर्दे वर्दे नहीं है बैक की, आई एम फिट एंड फाइन, आई कैन सिट फॉर लॉन्ग, बट व्हाट हैपेंस विद आर इंक्रीजिंग एज, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, भगवान का बनाया हुआ खेल है कि जो आया है उसने जाना भी है। तो जो हमें बढ़ती हुई उम्र है, उम्र के साथ साथ भी तो ऐसे रोग हैं जो विच आर इनएविटेबल, विच हैव टू कम, ठीक है। जैसे आपके सफेद बाल आपके कहे बिना आ जाते हैं, ठीक है, आप रोक नहीं सकते कि नहीं बेटा आज मत आना, कल परसों या अगले साल अगले बर्थडे पे चाहे दिख जाओ, आज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मे बी यू कैन प्लक देम और यू कैन यूज अ हेयर डाई, बट दे आर इनएविटेबल। ऐसे ही हमारी बोन्स की जो डीजेनरेशन है, बोन्स में जो एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन हो जाती है, या बोन्स खुरदरी होनी शुरू हो जाती है, या बोन्स पोरस होनी शुरू हो जाती हैं, या बोन्स वियर आउट होनी शुरू हो जाती हैं, ये सारी कंडीशंस हैं जो कि हमारी एजिंग के साथ रिलेटेड। इनको आप जैसे मुट्ठी बंद करके किसी को रोक देते हैं कि नहीं अब और नहीं खाऊंगी, या बस अब और नहीं चाहिए, बस मुझे इतने ही पैसे चाहिए थे उतने नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन हम अपनी बॉडी के साथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अपनी बॉडी की उसको बोन्स को हम ये नहीं कह सकते कि अब ओवर ना करो, या फिर हम अब कोरस ना बनो, या फिर ऐसे ना हो या वैसे ना हो। बट with age, at least with yoga or some good exercises, you can strengthen the this bone mass weight, ठीक है। आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो आप एटलीस्ट काफी देर तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आप एंटी एजिंग कितनी अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिसकी आपकी एज प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो सके, बट एज तो होना ही होना है, राइट। You are cutting the cake on your every birthday. I hope you are doing that. That's just a symbolic way of celebrating the birthdays. We have followed the Westerners, so we are cutting cakes. तो पर हमें पता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, right? So similarly, aging हर एक organ पे असर डालती है, हर एक organ पे, right from the brain to the heart to the kidneys to the liver to the pancreas, okay, and to the bones also, okay. So bones पे भी असर है, ठीक है। स्केलेटन पहले बहुत बढ़िया हो सकता है आपका, धीरे 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 बोन्स डीजेनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी डिस्क की स्पेसेस कम हो जाती है और फिर हमें कहीं ना कहीं दर्दे वर्दे रहती हैं, ओके। एट ओल्ड एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, जितनी हाइट हम मेंटेन करके चलते हैं 40s 50s तक, 50 के बाद थोड़े से शोल्डर्स ड्रूप डाउन होने शुरू हो जाते हैं। आपको शायद अपने अगर फादर से आप रिलेट करें अपनी हाइट, तो आपके फादर पहले आपको बिल्कुल प्रॉपर हाइट लगते थे, शोल्डर्स भी एकदम अलाइन बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे एज बढ़ी, 60 के आसपास हुए या 55 को क्रॉस किया, थोड़े से शोल्डर्स ड्रूप डाउन हो गए, ठीक है। ये सारे स्केलेटल चेंजेस, मस्कुलर चेंजेस चल रहे होते हैं बॉडी में, ये धीरे 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 दिखते हैं, 1 डे में, 2 डे में, 3 डेज में नजर नहीं आते हैं। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। So let's talk about what is spinal disc. I hope you all know it is a soft cushion, एक बहुत ही सॉफ्ट मुलायम कुशन है, ठीक है। जैसे हम तकिया लेते हैं सोने के लिए कि हमारी गर्दन पे जोर ना आए या एकदम फ्लैट सरफेस पे ना सोए, तकिया ले लेते हैं, वैसे ही
ये हमारी दो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच दो वर्टेब्रे के बीच में बैठी हुई एक डिस्क है, सॉफ्ट कुशन काइंड है, ठीक है, जेली काइंड है बोलना चाहिए. So spinal disc becomes more rigid with age. In a young individual, the disc is soft and elastic. पहले पहले बहुत soft होती है नेचर में, elastic होती है. तभी हम बोलते हो बच्चे तो चक्रासन भी कर सकते हैं, बच्चे तो डिम्ब आसन भी कर सकते हैं. पूर्ण भुजंग आसन बहुत इजी है बच्चों के लिए करना, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है उनकी बॉडी. जैसे जैसे एज बढ़ती है स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल डिस्क है ये इलास्टिसिटी खोनी शुरू हो जाती है. इसकी इलास्टिसिटी कम और रिजिडिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है. इसमें जो जैसे समझ लो वाटर कंटेंट है या फ्लूइडिक कंटेंट है वो सख्त होना शुरू हो जाता है with our aging. So, but it gradually loses its elasticity and is more vulnerable to injury. Anybody wants to ask any question? मैं बीच में कुछ sound सुन रही हूँ. Maybe I can give a pause. कोई कुछ पूछना चाहता है? I'll go ahead then. Even Yes, in ma'am. individuals as young as 30 years, MRI पता है आपको? MRI एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है. इससे क्या होता है, आपकी बोन्स की अंदर तक की पूरी हेल्थ का पता लगता है, ठीक है. तो इसमें भी चेंजेस इतना ये डिटेल्ड टेस्ट है कि इसमें चेंजेस दिखनी शुरू हो जाती है. इवन 30 इयर्स के स्केलेटन को अगर आप स्टडी करेंगे, 30 इयर्स के किसी इंसान को बोले कि आप MRI लेके आओ अपनी, ठीक है, तो उसमें भी आपको डीजेनरेटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे. और हम बोलते हैं कि हम बूढ़े होंगे 50 साल के बाद, 60 साल के बाद. दैट डजंट मीन बूढ़े हो गए, बट टुवर्ड्स दैट ओवर ग्रोथ या फिर टुवर्ड्स दैट डीजेनरेशन ऑफ द डिकेइंग प्रोसेस आपकी बॉडी का शुरू हो चुका होता है. बट उसकी जो पेन्स एक्स जो उसके बाद में दिखते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, वो बाद में ही आते हैं. तो बट बोन्स में अपने आप में चेंजेस ये 30 इयर्स ऑनवर्ड्स ही हम देख सकते हैं. ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम कराएं तो एक हेल्दी इंडिविजुअल भी अपनी बोन्स में जो चेंजेस है वो नोटिस कर सकता है. Okay, so the deterioration of your body starts about 30% of people 30 years above, ये शुरू हो जाती है changes. Now then, back pain due to degeneration, degenerative disc disease बोलते हैं इसे, DDD. It's an ongoing process that can be present in individuals who do not have symptoms of low back pain. उनको symptoms होते ही नहीं है तब भी ये changes occur होनी शुरू हो जाती हैं. Those who complain of back pain, the cause range from mechanical back pain to nerve root compression. अब nerve root compression क्या है? देखिए आपकी सारी I'll show you this. If you see this diagram, अगर आप इस पे ध्यान दें, ये देखिए, ये जो राइट साइड पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपका वर्टिब्रल कॉलम है. कितनी होते हैं वर्टिब्रा इन अ ह्यूमन स्केलेटन? कितने वर्टिब्रा होते हैं in a human body or a human skeleton? Anybody? 36. Huh? 33. 36. 33. No, not 33. ठीक है. C1 से C7, T1 से T12, जो आगे आके आपकी रिब्स बनती हैं, ठीक है. जो पूरा थोरैसिक रीजन है वो थोरैक्स है, पीछे से थोरैक्स है, आगे से आप रिब केज बोल सकते हैं. तो पूरा थोरैसिक रीजन है. फिर उसके नीचे आ गए लंबर, L1 to L5, फिर आ गए सैक्रम की, फिर आ गई कॉक्सिक्स की जो फिक्स्ड बोन्स हैं. ओके, सो टोटल मिला के 33 वर्टिब्रे हैं. और इसमें आप अगर देखें, अगर आप ध्यान दें, जस्ट टेक इट दिस साइड, ये जो आप देख रहे हैं हॉलो स्पेसेस देख रहे हैं आप वर्टिब्रा के बीच? Yes, ma'am. Yes or no? Be prompt in answering also. देख रहे हैं ना Yes, हॉलो स्पेसेस? ठीक है. C7 के बाद ये थोरैक्स से शुरू होके लंबर तक पहुंची हैं. तो ये हॉलो स्पेसेस से क्या निकलता है? पानी निकलता है? क्या निकलता है इनमें से? Any idea? Ma'am, all the nerves are there, nerve endings. Yes, स्पाइनल नर्व्स है, ये सारी स्पाइनल नर्व्स हैं. राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्रिस क्रॉस करती हुई ये सारी हमारी बॉडी आगे तक ये सारी नर्व सप्लाई है. ठीक है. आपको अगर कोई आइस लेके आए और आपकी
बैक के आसपास कहीं लगाए, एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, राइट? ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के, इनफैक्ट अगर आपको अंगूठे पे भी अगर कोई बहुत तेज कोई चुभो दे, ठीक है, कोई तीखा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई सुई चुभो दे, या फिर कोई बहुत गरम चीज आपको लग जाए, ठीक है, आयरन लग जाए, गरम गरम प्रेस लग जाए, तो एकदम से जो रिएक्शन होता है, ये सारी हमारी स्पाइनल नर्व्स का काम है। रिफ्लेक्स एक्शन कम्स थ्रू दी स्पाइनल नर्व्स, एंड सिर्फ यही काम नहीं है, पूरी बॉडी को पेन सेंसेशन, एक सो मेनी थिंग्स, ठीक है, बहुत कुछ, बहुत तरह की सेंसेशन पहुंचाती है ये ब्रेन की तरफ। ओके, सो दिस इज द मेन स्पाइनल कॉलम जिसमें स्पाइनल नर्व्स निकलती है, ये जो हॉलो स्पेसेस हैं। ओके, सो इसकी अगर हमारी बोन्स की डीजेनरेशन हो गई तो नर्व्स की रूट कंप्रेशन आ जाती है। अगर आपकी डिस्क थोड़ी सी भी इलास्टिसिटी खोती है और वो रिजिड बन जाती है और वो सपोज थोड़ी सी बाहर को निकल आए अपनी स्पेस से, तो ये नर्व्स पे, नर्व की रूट एंडिंग्स पे कंप्रेशन डाल देती है, दैट इज कॉल्ड नर्व रूट कंप्रेशन। ओके, सो होता क्या है, it is called stenosis, caused by stenosis, narrowing of the spinal canal, or a prolapsed intervertebral disc. So disc degeneration के क्या कारण है? Those who complain of back pain cause range from mechanical back pain to nerve root compression. तो ये mechanical back pain भी हो सकती है, आप नीचे झुके, झटके से ऊपर उठे तो आपके कैच आ जाता है बैक पे, ये होता है मैकेनिकली, समथिंग यू डिड मैकेनिकल, आपका एकदम बैक में कैच कर लिया, एकदम कैच आ गया। जो नर्व रूट कंप्रेशन, आपकी डिस्क की स्पेसेस या आपकी नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल हो गई, तो आपकी जो नर्व रूट एंडिंग्स हैं उस पे दबाव पड़ गया, उसकी वजह से आपको शूटिंग पेन स्टार्ट हो गई। या फिर प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क अपनी स्पेस से हिल के बाहर आ जाना और नर्व पे कंप्रेशन डालना। So this as well as several other causes. So there can be number of causes where you can experience back pain. अब इसकी कितनी व्यापकता है? 67% it is back pain is happening to the white collar job. White collar workers जो है, जो कि white collar workers मतलब executives जो फील्ड में होते हैं, जो बिल्कुल चेयर पे बैठे रहते हैं, मोस्टली 45 इयर्स अबव, जिनको सीईओ सीसीओ कंपनी के बन जाते हैं और उनको ज्यादा एफर्ट नहीं है, उठ के चलना है, कॉरिडोर पूरा कवर करना है, देखना है कौन क्या कर रहा है, दे आर जस्ट सिटिंग ऑन देयर सीट्स एंड यू नो कमांडिंग, ऑर्डर करते हैं। तो इतना ज्यादा सिटिंग जो है उससे भी सफरिंग होती है। कितनी? 67% ऑफ द व्हाइट कॉलर वर्कर्स एक्सपीरियंस बैक पेन। ओके, 70% ऑफ बैक पेन्स आर कॉज्ड बाय फॉल्टी पोस्चर। ये तो आप सब मानेंगे ही, अगर हम बैक को आगे झुका के बैठे रहेंगे, या फिर ऐसा आपका घर में ऐसा सोफा है आपका फेवरेट है और पर वो आपकी बैक पे जोर डाल रहा है, पीछे आपको बहुत एक्सर्ट करना पड़ रहा है, सीधे आप बैठ नहीं पाते हैं, कुशन वुशन लेके बैठते हैं, अब आपके कुशन भी दब गए हैं क्योंकि आप रोज उसी पोजीशन में बैठते हैं, तो आपकी बैक पे बहुत असर है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, क्योंकि हमारे कुछ फेवरेट फर्नीचर होता है घर में, तो हम उसी पे बैठने की वो करते हैं कि नहीं हम यही हमारी सीट है, हम कुछ फेवरेट पोजीशंस में बैठते हैं, बट वो कभी कभी घातक हो सकती है हमारी बैक के लिए। सो टू मेंटेन अ वेरी गुड बैक, ऑलवेज यू शुड कीप ऑन रिप्लेसिंग योर फर्नीचर। इतनी 12-12, 13-13 साल से वही सीट है, वही कुशन है, वही गद्दे हैं, वही इवन स्लीपिंग वो गद्दे भी, आपके जो मैट्रेसेस हैं उन पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप मैट्रेस किसी के, अगर आप किसी होटल में जाएंगे 4-5 दिन, आपको अगर कहीं रहना पड़ गया कहीं और apart from your own bed, that can also create the back pain, because आपकी बैक कभी स्टिफ होगी, कभी कुछ, क्योंकि आपको आदत नहीं है ऐसे हार्ड की या ऐसे सॉफ्ट गद्दे की, तो आपकी बैक पेन आ सकती है। ओके, बट फॉल्टी पोस्चर तो एक बहुत बुरी बात है कि अगर आपको पता है कि सीधा बैठना अच्छा है, फिर भी आप इतना ढीला ढाला हो के बैक को स्लांटिंग पोजीशन में आप रखेंगे काफी देर तक, और उसी में आप सो भी जाएंगे, उसी चेयर पे, उसी में आप टीवी भी देख रहे हैं, उसी चेयर पे आप खाना भी खा रहे हैं, तो आप सोचिए कितनी देर तक आप उस चेयर का सहारा लेके आप बैक पे ओवरलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, देन 80% ऑफ इंडियंस कंप्लेन ऑफ बैक पेन, सच अ बिग परसेंटेज। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ पे 80% ऑफ Indians are complaining of back pain. So yoga therapy has lot to, you know, do lot to contribute in back pain area. Okay, so now we'll talk about lumbar spondylosis, जहाँ पे
लंबर की बात आती है, समझ जाना चाहिए कि लो बैक की बात हो रही है, ठीक है, लो बैक एरिया की बात हो रही है, यानी कि आपकी कमर की बात हो रही है पीछे से, ओके। द होल वेस्ट एरिया इज सपोर्टेड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग बोन्स, आई शुड से। लंबर रीजन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समझिए पूरी बैक में, क्योंकि ऊपर से थोरैक्स को तो आगे का सहारा है, रिब है पूरी उसको सराउंड करने के लिए, और उसके ऊपर नेक भी ऐसे है, वो भी वल्नरेबल है। नेक के सामने तो कोई बोन नहीं है ना, नेक के आगे वाले पोर्शन में कोई बोन है? नेक कितनी लचीली है हमारी, कितनी फ्लेक्सिबल है, राइट, कितनी इलास्टिक है। नेक आप कितनी भी पीछे ले जाएं, आगे तो कोई बोन नहीं है ना उसको रोकने के लिए। whereas in the thorax area you have you have well protected this rib cage which protects the vital organs like lungs, heart, ठीक है। बट लंबर क्या है? लंबर हमारी पूरी बैक बोन, जैसे बोलो पूरी बॉडी की बैक बोन लंबर ही है, जिसको हमें बहुत बचा के रखना है, ठीक है। क्योंकि लंबर रीजन पे आगे बेली का वेट है, बेली को भी संभालना है उससे। अगर आपकी पॉट बेली है फिर तो आप वल्नरेबल हैं बैक पेन के लिए फॉर श्योर। पॉट बेली सुना है आपने? बहुत बड़ा हुआ पेट आगे की तरफ जैसे 4-5 मंथ्स प्रेग्नेंट हो लेडी, और ऐसे ही अगर जेंट्स का भी हो, स्टमक बिल्कुल आगे को लोअर एब्डोमेन फैला हुआ, कंट्रोल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कितना मुश्किल है, कितनी जिंदगी भर उनको इतना वेट आगे लेके चलना है, और सारा असर बैक, लोअर बैक पेन, लो बैक पे पड़ रहा होता है, ठीक है। सो देखिए क्या क्या कंडीशंस है, इफ यू सी दिस केयरफुली, बल्जिंग ऑफ दिस डिस्क थोड़ी सी बाहर आई, फिर हर्निएटेड, मतलब ये देखिए ब्लू कलर की जो मैंने दिखाई है, जो डायग्राम दिखा रहा है आपको, ब्लू कलर मतलब वो सॉफ्ट पोर्शन जो जेली का था वो बाहर की लेयर फट गई है और बाहर को आ गई है, और उसने रूट को दबाव डाल दिया, ठीक है। थिनिंग ऑफ द डिस्क इज आपके बहुत ज्यादा ओवर ग्रोन हो गई है दो आपकी वर्टिब्रास, और उसने पूरा दबा दिया आपकी डिस्क को, वो इलास्टिक नहीं रही है, वो दब चुकी है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी खो चुकी है। और सबसे नीचे देखिए डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो गए हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम फॉर्म हो गया है, रीढ़ जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो खुरदरी होती जा रही है, ठीक है, और वो भी आपकी रूट नर्व रूट कंप्रेशन कर सकती है। और ऊपर देखिए सबसे ऊपर नॉर्मल डिस्क है, उसके बाद डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, ठीक है। डीजेनरेटिव डिस्क यानी कि वो अपनी इलास्टिसिटी खो रही है और इतनी इलास्टिक नहीं है, अब इतने वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम नहीं करेगी, आप ज्यादा पीछे झुक नहीं पाएंगे, ना ही साइड्स को झुक पाएंगे। अब योग क्या करता है, इन सारी कंडीशंस को सबसे पहले जो नॉर्मल डिस्क है उसको हेल्दी बना के उसको उसी तरीके से लचीला बनाए रखता है, because you are doing forward bends, you are doing backward bends, you are doing lateral bends। lateral मतलब साइड से झुकना, जैसे हम ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन में करते हैं, जैसे हम साइड बेंडिंग में करते हैं, ओके। सो ऐसी ऐसी टेक्निक्स है योग में कि ये जो ये कंडीशन है ये आने ही नहीं देगा, डिस्क को उतना ही लचीला बनाए रखेगा, ओके। सो जैसे बच्चों की तरह एक अच्छी हेल्दी स्किन होती है, अगर आप बचपन में ही योग सीखा हो तो आपके बुढ़ापे तक आपकी स्किन में भी शाइन रहेगी, आपकी थ्रू आउट बॉडी भी लचीली रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, और आपको रोग आएंगे बट इतना असर नहीं करेंगे, एंड यू विल सेल थ्रू इट वेरी स्मूथली। So it's important to do some yog practice from the beginning of this 10 years, 11 years, 12 years में ही इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए हमारी लाइफ में, ओके। सो अगर आपकी एज जा चुकी है तो बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों में इंट्रोड्यूस करें। It's very important to do some kind of exercise, and yoga is the very very good form of exercise because it involves all the body parts and the breathing. Then lumbar spondylosis is degenerative arthritis of spinal vertebra and related tissue. If severe, it may cause pressure on nerve roots with subsequent pain or paresthesia in the limbs. Paresthesia मतलब बहुत ज्यादा झटके महसूस होना, ठीक है, बहुत ज्यादा एक जर्क्स आ जाना आपकी लिम्स में, चाहे आपको पैर से झटका लगे, बार बार झटके फील होना एक ना एक लिम्ब में, चाहे लेफ्ट हो तो चाहे राइट हो, ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, इसमें होता क्या है, मतलब व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज लंबर स्पॉन्डिलोसिस, क्योंकि इट रेफर्स टू बोनी ओवर ग्रोथ। इसमें जो बोन्स है हमारी ओवर ग्रो कर जाती है, ओवर ग्रोथ जो है वो ऑस्टियोफाइट्स कहलाती है इन मेडिकल टर्म,
बोन स्पर्स हो जाते हैं। स्पर्स मतलब चोंच निकल आती है, हमारी बोन्स की जो चोंच निकल आती है, जैसे बहुत ज्यादा बीक्स की तरह हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये हो जाती है, स्पाइक्ड हो जाती है हमारी बोन्स, ठीक है, पॉइंटेड हो जाती है हमारी बोन्स के एंड्स, स्मूथ ना रह के पॉइंटेड हो जाते हैं। दैट फॉर्म बिकॉज ऑफ एजिंग। Now that is forming because of our aging process, as I told you earlier. एजिंग को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही हमारे बॉडीली प्रोसेसेस को कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकता कि हम अगर 30 के हैं तो हम 60 के भी 30 के ही दिखेंगे, अगर 60 इयर्स के भी हो जाएंगे, ठीक है, 30 के ही दिखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। let us not be having over expectation from yoga, but at least aging process delayed जरूर हो जाता है। So spondylosis is fusing or immobilization of one or more vertebral joints. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्टिब्रा पे आ जाती है, ये स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन एक से ज्यादा वर्टिब्रा में चेंजेस ला सकती है। ओके, then it results in deformation of the bone structure that houses the spinal nerves. So then the spinal column is made up of bone. आगे जो बीच में है ये सारी हिंदी ट्रांसलेशन है। If you are well versed with Hindi language, so you can read the Hindi translation, otherwise I'll go ahead with only English part. Okay, the spinal column is made up of bone, ligament, cartilage with a whole मतलब छेद जो hollow spaces बताए थे, दिखाए थे मैंने अभी आपको पूरी vertebral column में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, a hole for spinal nerves. So spondylosis may affect the facet joints and intervertebral discs on any area of the spine. Facet joints और intervertebral disc के combination से ही ये हमारी spinal nerves का रास्ता बनता है, ठीक है। Facet joints face कर रहे होते हैं हमारी disc को, इसीलिए facet joints face करना, disc की तरफ face करना, ओके, इसीलिए इनको facet joints बोला जाता है। मैंने इजी टर्म्स लिए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो आपको बोन का पता है, लिगामेंट का पता है, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज इज लेसर हार्डर देन द बोन, ठीक है। जैसे आप कार्टिलेज है, फॉर एग्जांपल आपके नाक की हड्डी कहाँ से शुरू हो रही है, एक्चुअल हड्डी तो नियर अबाउट योर आईज शुरू होती है, अगर आप नाक को टच करेंगे एक सॉफ्टर टिश्यू है, बल्कि एक हार्ड टिश्यू है, ठीक है, उसके बाद हमारी बोन शुरू होती है, एक्चुअल बोन ऑफ द नोज। ऐसे ही अगर आप कान को टच करेंगे तो हमारे जहाँ पे फीमेल्स जहाँ पे ईयर पियर्सिंग कराती हैं, जहाँ पे छेद कराती हैं फॉर यू नो पुटिंग द इयररिंग्स और बालियां व्हाटएवर, सो उसके ऊपर वाला पोर्शन अगर आप टच करें वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, दैट इज कार्टिलेज, ठीक है, बोन ना होना बट हार्डर टिश्यू होना, दैट इज कार्टिलेज पार्ट ऑफ योर बॉडी, ओके। So spondylosis may affect the facet joints and the intervertebral discs on any area of the spine. In cases of mild degeneration, LS मतलब lumbar spondylosis, मैंने बहुत जगह abbreviations use की हैं, so please be clear, LS जहाँ पे आएगा अब वो lumbar spondylosis होगा, okay? So in cases of mild degeneration, बहुत कम अगर bony changes आई हैं आपकी body में, तो LS usually produces no symptoms. सो आप अगर अब की बात करें, इस वक्त अगर आप 35 के हैं, 36 के हैं, 38, 40, इवन अप टिल 45, देयर विल बी नो सिम्टम्स एट ऑल। बट इफ यू सी योर एक्सरे, अगर आप कभी एक्सरे कराएं तो अगर आप एक्सपर्ट्स को दिखाएं, ठीक है, अपने ऑर्थोपेडिशियन को कभी लेके जाएं अपनी एक्सरे आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज, ही विल शो यू कि ये जो व्हाइट स्पेसेस हैं, ये देखिए यहाँ पे आपकी बोनी ओवरग्रोथ आ रही है, बट आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा उसका, आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगी, बिकॉज योर बॉडी कैन टेक दैट ओवर ग्रोथ इजीली। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, इफ यू आर डूइंग अ रेगुलर वॉक, रनिंग, अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं, लाइक एक्टिविटी लेवल अच्छा कर रहे हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं अपना रहे हैं, तो फिर आपकी ये सिम्टम्स भी बहुत धीरे धीरे डेवलप होंगे, ओके। So that is an advantage of being always active and being always caring for your body as far as healthy diet and your activity routine is concerned. So it's quite common for more than one vertebra to be affected by spondylosis. ये बहुत कॉमन है कि एक वर्टिब्रा में ना आके 4-5 वर्टिब्रा इकट्ठे अफेक्ट होते हैं स्पॉन्डिलोसिस कंडीशन के लिए। Then since the lumbar spine carries the bulk of the body weight, as I told you, हमारा जो L1 से लेके L5 है, ये तो बड़ा प्यार से रखना चाहिए इसको, क्योंकि आपकी
स्पाइनल नर्व सबसे बिगेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी जो कि शाटिका नर्व है, L3 L4 L5 के बीचों बीच निकलती है ये नर्व और नीचे तक जाती है, पूरी लेग्स को चलाने वाली नर्व जिसे बोलेंगे, वन ऑफ द वेरी वेरी वाइटल नर्व्स जो कि लंबर रीजन से निकल के पूरी सप्लाई देती है हमारी लेग्स की बैक को, लेग्स की बैक से निकल के पूरी तलवे तक जाती है और बहुत सारा रोल है लंबर रीजन का. सो द लंबर स्पाइन कैरीज द बल्क ऑफ द बॉडी वेट. Degeneration of the vertebra most noticeable with repetitive movements of bending or lifting. So degenerative changes इसी में ज्यादा हमें फील होते हैं और इसी में ज्यादा होंगे भी क्योंकि ये बल्क ऑफ द बॉडी यानी कि हमारा सारा आगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा हमारे विसरल ऑर्गन्स को इसने सपोर्ट करके रखा है सिर्फ एक पीछे वाली लंबर वाली बोन में. ठीक है, L1 से L5 तक. उससे नीचे सैक्रम है, वो भी सपोर्ट देता है बट लंबर पे ज्यादा भार आता है बॉडी का. ओके, हमें खड़े करने वाला, हम बोलते हैं ना कि वो आज मेरी कमर नहीं उठ रही, तो सबसे पहले कहाँ हमारा हाथ जाता है? कमर मतलब बैक पे जाएगा. ठीक है, सो बैक आपकी स्टिफ है तो आप बैक को मूव भी नहीं कर पाएंगे, ना आप एक कदम चल पाएंगे. कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने कोई हैवी चीज उठाई नीचे से और बस आपकी कमर लॉक हो गई, तो आपने गलत एंगल में आप उठ गए या गलत एंगल में आप झुक गए, इसीलिए आपकी पीछे कमर पे झटका आया है, कोई ना कोई नर्व ऐसी दब गई है जिससे आपकी मूवमेंट ही रुक गई है. ओके, दैट इज वेरी पैथेटिक कंडीशन. आप अच्छे भले कल तक आप ठीक ठाक सोए और सुबह उठे और ऐसी स्टिफनेस, ऐसी जकड़न जो आपने कभी एक्सपीरियंस ना की हो, जो आपको चला के आपकी वॉशरूम तक ना ले पाए. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर बॉडी, लंबर रीजन. तो वैसे मैं हर एक थेरेपी सेशन में ये एक मेरा पेट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज सारे ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के. लेट अस नॉट इग्नोर एनी पोर्शन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, सो लेट्स गो. व्हाट आर द कॉजेस? स्पॉन्डिलोसिस क्यों कॉज होता है? सबसे पहला कॉज है एजिंग. ठीक है, जो स्पाइनल आर्थराइटिस है वो एजिंग ही है जो हमारी स्टार्ट करती है आर्थराइटिस चेंजेस बॉडी में. And then generally the first part of the spine to wear out are the intervertebral discs. For this reason, patients with spondylosis often have degenerative disc disease. These two spinal conditions are very much related. Okay, so lumbar spondylosis और degenerative disc diseases आपस में काफी मिलते जुलते हैं इनके symptoms. Then the process of aging will affect the other motion segments like disc, facet joints of the vertebra. Over time, the collagen, the protein makeup of your bones, structure of the annulus fibrosus, जो कि हमारी outer layer है डिस्क की, उसमें changes लाती है. ठीक है, जैसे वो एक आपने देखा होगा डिस्क, ये जो annulus fibrosus है, जो बाहर की कवरिंग है हमारी अंदर की डिस्क की, वो फट गई थी और अंदर की जेली सब्सटेंस बाहर आके नर्व्स को प्रेस कर रहा था. ठीक है, ये भी एजिंग के साथ रिलेटेड है. या फिर हम बहुत झटका दे देंगे कभी कमर को, तब भी ये डिस्क एकदम से शूट अप बाहर आ सकती है, क्रैक हो सकती है उसकी बाहर की लेयर. ओके, उससे भी वो पॉसिबल है. सो एडिशनली वाटर अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड हेंस वाटर इन द डिस्क डिक्रीजेस. बोथ ऑफ दीज चेंजेस रिड्यूस द डिस्क एबिलिटी टू हैंडल द बैक मूवमेंट. सो धीरे धीरे जो इलास्टिसिटी खो देती है हमारी डिस्क, इसकी वजह से हमें स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी आ सकती है डिस्क के इलास्टिसिटी खो देने से. ओके, सो द फर्स्ट सिम्टम्स आर मॉर्निंग स्टिफनेस. सुबह सुबह उठते ही आपकी कमर जकड़ गई. पेन इन द अफेक्टेड एरिया. अगर कमर है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, कहाँ पे आपको फील हो रहा है ये डिपेंड करता है कहाँ पे आपकी डिस्क में इलास्टिसिटी खोई है या फिर वो जकड़ गई है या उसमें वाटर कंटेंट कम हो गया है. ठीक है, रिजिड होती जा रही है. Then lumbar spondylosis reduces the normal range of motion of that segment. Compression of the nerves with the spinal canal, जैसे पेन होना, numbness होना, बहुत ज्यादा झुंझुनाहट होना, weakness होना legs में, वो भी एक symptom है. बटक्स या बावल, ब्लैडर पे भी इसका असर आ सकता है. आपको बावल ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे कुछ दिन से. ठीक है, तो आपकी नर्व से रिलेटेड है, जो बैक से नर्व्स आ रही हैं आगे की तरफ, आपका सारा, अगर फीमेल्स है तो यूट्रस तक पूरा आगे को कवर करती है पूरी नर्व्स, तो आपके बावल कंट्रोल, ब्लैडर कंट्रोल पे भी ये असर डालती है. ठीक है, देन गेट एबनॉर्मेलिटीज, मतलब आपकी चाल में फर्क आ जाना.
आप एक तरफ से ज्यादा आप भार डाल रहे हैं अपनी लेग पे, एक तरफ से कम डाल रहे हैं, ठीक है। असामान्यता होना आपकी चाल में, वो भी एक सिम्टम है लंबर स्पॉन्डिलोसिस का। Alterations in the alignment of the spinal segment can lead to deformity of the spine, increased pain and neurological symptoms. The patient may experience a phenomenon of shocks, paresthesia, जैसे मैंने बोला झटके से महसूस होते हैं लेग्स में, जैसे लगता है क्या आपके कंट्रोल के बिना लेग झटका खाना, लेग्स का झटका खाना, या इवन कभी कभी आर्म का भी झटका खाना, आपकी ये कभी कभी आर्म पे भी आ सकता है, ठीक है। देन व्हाट इज द योग प्रबंधन। अब योगिक मैनेजमेंट में क्या क्या कराना चाहिए किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या बैक पेन है, ठीक है। तो बैक पेन वाले पेशेंट्स को या लोअर बैक वाले बैक पेन के पेशेंट्स को क्या कराना चाहिए। देखिए क्रिया सारी ही ऑप्शनल है, ये सारा वो है अगर तो पेशेंट मानता है, अगर कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको आगे झुकना है वमन धोती के लिए, इवन जल नीति के लिए भी उनको आगे नेक झुकानी है, ज्यादा कमर नहीं झुकानी बट एटलीस्ट नेक झुकानी है। सूत्र नेति, इट्स अगेन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर जल नेति, इफ दे कैन डू आफ्टर जल नेति दे शुड डू सूत्र नेति। तो क्रियाज ऑप्शनल है, क्रियाज तब जरूरी है जब वो प्राणायाम तक पहुंचते हैं। तो पहले हफ्ते आप क्रियाज को, दूसरे हफ्ते भी क्रियाज को आप इग्नोर कर सकते हैं, बट उनकी जो योगा मॉड्यूल है जो आप सेट बनाएंगे उनके लिए, जो एक लिस्ट ऑफ आसन या प्राणायाम क्रिया वगैरह तैयार करेंगे, उसमें आप क्रिया को जरूर शामिल करें और उनको बोले ये बाद में कराएंगे, ठीक है। देन आसन्स, lateral and backward bending postures recommended, strength which will strengthen the posterior ligaments and muscles holding the disc in position. It will promote the blood into the lower spinal region. Then it will promote even the nerve endings पे भी असर डालेगा आपके ये सारे postures, nerve supply better होगी। इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कराना है, हर एक को हर एक आसन सूटेबल नहीं भी होता है, सो दिस यू हैव टू टेक केयर। कोई आपके पास 40-year-old कमर की दर्द लेके आएगा, कोई आपके पास 80-year-old कमर की दर्द लेके आएगा, तो आपको लगता है 40-year-old वाली सारी प्रैक्टिस 80-year-old वाले बंदे कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। सो एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी केस इज यूनिक, एवरी केस इज स्पेशल। पर हम इस कमर्शियलिज्म की होड़ में हम क्या करते हैं, बैक पेन के 5 पेशेंट मुझे मिल रहे हैं, मैं एक इकट्ठी क्लास 5 पेशेंट की इकट्ठी करा दूंगा, मैं इंडिविजुअल क्लास नहीं ले सकता, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस एरा। इसीलिए जो अच्छे थेरेपिस्ट हैं वो इंडिविजुअल केसेस को पहले ठीक करके फिर वो बोलेंगे अब आपका एक ग्रुप बनाते हैं, कॉमन टाइम पे हम एक इकट्ठी प्रैक्टिस करेंगे, बट आप उनको पहले इंडिविजुअल क्लासेस जरूर दें ताकि वो एटलीस्ट कमर झुका पाए, ऊपर उठ सके अपने आप, अब ताकि उनको सिम्टम्स काफी कम रह जाएं, तब आप एक ग्रुप फॉर्म कर लो। बट उससे पहले अगर टिपिकल केसेस हैं, डू नॉट ट्राई टू यू नो सेव योर टाइम एंड मेक मनी एंड देन यू नो पुट एवरीबडी इनटू दैट ग्रुप, और फिर किसी को कुछ खास असर हो ही ना, और फिर एक तो सबसे पहले तो योग का नाम बदनाम होता है, उसके बाद थेरेपी की बात आती है कि मैंने थेरेपी क्लासेस ली थी मुझे फर्क तो पड़ा नहीं, ठीक है, ऐसे लोग बोल के चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम योग का नाम ना बदनाम करें, बिकॉज योगिक टेक्निक्स आर वंडरफुल एंड ओनली सूटेबल टेक्निक्स शुड बी टॉट टू दैट पर्सन, ओके। जो अफेक्टेड एरिया है उसको ध्यान में रख के आप उनका योगा का मॉड्यूल बनाएंगे, योगा का एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, ओके। Then moving on to reoccurrences are prevented by regular ongoing. अगर वो करते रहें आपकी recommended practices या जो आपसे सीखा है, तो फिर उनको नहीं आएगा, तो फिर आप गारंटी दे दो आप ये करते रहेंगे तो आपको कभी कमर की दर्द आगे नहीं होगी। बट अगर आपने छोड़ दिया फिर से आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डर बनाए रखें उनके दिमाग में। वैसे ही कमर दर्द वाले पेशेंट बहुत जैसे फूक फूक के कदम रखते हैं, वो वैसे वाले होंगे, क्योंकि बहुत दर्द होती है कभी कभी, और आपको कभी कभी पैसिव प्रैक्टिसेस भी देनी होंगी। जैसे वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपी पैसिव एक्सरसाइजेस भी देते हैं, जैसे पैसिव मतलब आपका रोल हो जाता है उसमें ज्यादा, पेशेंट को इतना रोल नहीं होता। सपोज आपके पास कोई बेड रिडन पेशेंट है जिसकी डिस्क हिली हुई है बहुत ज्यादा, और वो अपनी 1 इंच अपनी लेग नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपको हेल्प करके उनकी लेग को उठाना है, दैट इज कॉल्ड पैसिव exercises, like you are helping more than the patient himself. आप पहले पहले उनकी टांग उठाएं, कमर उठाएं, बैक उठाएं, किसी की हेल्प के साथ उठा ले चाहें, and never do these practices alone, always take the spouse
permission and spouse presence should be there. कोई ना कोई assistance होना चाहिए साथ में. आप अकेले कभी भी पेशेंट को ऐसे डील ना करें. these are the basic norms which we should follow. जैसे आप पेशेंट के साथ, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो हमेशा वो कोई ना कोई साथ लेके आपको एक कैबिन में लेके जाते हैं कि आपके साथ कौन आया है. ठीक है, तो चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, सास है, ससुर है, कोई भी है, which is you know your family member close to you which has come with you, तो उनको साथ हमेशा रखे जब भी आप ऐसी प्रैक्टिसेस कराएं. ओके, पैसिव प्रैक्टिसेस. नाउ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में क्या कराना है? शशांक आसन ब्रीदिंग यानी कि रैबिट ब्रीदिंग, ये बैठ के करनी चाहिए, बैठ के करने वाली है. टाइगर ब्रीदिंग भी बैठने वाली है. एक्चुअली ये दोनों हमारी लिम्स पे खड़े होके करनी है. हाथों पे आता है और नीज पे आता है इस पे जोर. टाइगर ब्रीदिंग, मार्जारी आसन आपको सबको पता होगा, उसमें ब्रीदिंग कराना. देन क्योंकि ये टाइगर ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव होगी लो बैक के पेशेंट्स के लिए अगर वो अच्छे से ब्रीदिंग फॉलो करके करेंगे. Then सेतु बंदासन breathing, straight leg raising, folded leg lumbar stretch. That is also very nice. आपने अगर रामदेव जी का देखा होगा, वो कमर के लिए 5-6 सेट प्रैक्टिसेस है उनकी. ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. उसमें one of the practices folded leg lumbar stretch. Like you lie down on the floor. आप हाथ अपने 90 डिग्री पे स्प्रेड आउट रखते हैं, हथेलियां नीचे की तरफ रखते हैं. Then you fold your legs and go to and fro. इधर लेके जाते हैं राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट. जिस साइड आपकी लेग्स मुड़ रही हैं उससे ऑपोजिट आपकी नेक मुड़नी चाहिए. ठीक है, दैट इज फोल्डेड लेग लंबर स्ट्रेच. और आप एक एक लेग करके भी कर सकते हैं. आपने एक लेग फोल्ड की, उसको ऑपोजिट बेंड करा दिया, दूसरी तरफ ले गए, जिस तरफ आपकी नी झुकी है उसकी ऑपोजिट आपने नेक को ले गए आप. ठीक है, दिस इज फोल्डेड लेग लंबर स्ट्रेच प्रैक्टिस. देन कम्स आसन. ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, अर्धकटी चक्रासन है. ठीक है, ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन है, वेरी गुड फॉर द एंटायर स्पाइन. मार्जारी आसन है, उष्ट्रासन है, अर्धशलभ आसन. अर्धशलभ आसन मतलब एक एक लेग को उठाना, थोड़े थोड़े इंचेस उठाना. उनसे नहीं उठ पा रहे, आप हेल्प कर दीजिए, आप पीछे से लेग को पकड़ेंगे और आप उठाएंगे. ठीक है, धीरे धीरे उनको फिर कॉन्फिडेंस गेन होता है, फिर वो अपने आप उठाना शुरू हो जाते हैं. बट इनिशियली मे बी he or she will need your help. Then and you must help. ठीक है, उनको ये मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि देखिए ये आप खुद करोगे कुछ दिनों बाद. ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें लेके आना है ताकि वो खुद कर सके. देन पवन मुक्त आसन. पवन मुक्त आसन में होल्डिंग पोजीशन इज इम्पोर्टेंट. अगर L4 L5 इन्वॉल्व है तो आप अच्छे से लेग को प्रॉपरली टाइटली पकड़ेंगे क्लोजर टू द चेस्ट. अगर L3 L4 है तो थोड़ी ढीली लेग पकड़ेंगे. ठीक है, इतना ज्यादा जकड़ के नहीं पकड़ेंगे. लेग की पोजीशन इज इम्पोर्टेंट इन पवन मुक्तासन. तो आपको देखना है कि कहाँ पे उनकी पेन बढ़ तो नहीं रही पवन मुक्तासन करने में. जैसे ही आपको लगे पेन सिग्नल्स इंक्रीज हो रहे, वहीं पे आप रोक देंगे. आप चेक करेंगे कि होल्डिंग पोजीशन कहाँ पे उनको फायदा करेगी. ओके, सो नी पे पकड़ना है या शिन बोन पे पकड़ना है या लेग के नीचे एंकल तक पकड़ना है, ये आप खुद assess करेंगे. Okay, depending on the severity of the case, depending on the age, depending on the flexibility of the patient, depending on the case. And then bhujangasan, and then relaxation in relaxation is very important low back pain के patients के लिए. देखिए मकरासन एक बहुत ही फेमस रिलैक्सेशन पोज है. उल्टा लेट के पैरों को खोल के, जितना डिस्टेंस आप शवासन में देते हैं उतना डिस्टेंस आप पैरों में देंगे, बट आप उल्टा लेटे हैं. ओके, एंड यू आर फोल्डिंग योर आर्म्स. एक के ऊपर एक आपका हाथ है और आप राइट चीक या लेफ्ट चीक पे आप वो कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं. Just wait, I'll again, मेरी तो स्क्रीन ही ऑफ हो गई. I'll again have to go back. And then there are many more practices for relieving your back pain. अब उनको कभी भी शवासन में ना लेटाएं. This is important. शवासन में लाइक लेग्स को सीधा करके शवासन में हमेशा पेन इंक्रीज हो सकती है. जैसे आपने कभी देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा फोल्डेड लेग्स में रेस्ट बोली जाती है. कभी भी टांगे सीधी जब वो करती हैं और खिंचती हैं उनकी लोअर बैक, स्पेशली द 8th month and the 9th month when the belly weight is far more than she could have imagined. Okay, इतना ज्यादा वेट बियर करती है बॉडी थ्रू आउट, बट जो 8th and 9th month है उसमें एकदम से वेट गेन हो जाता है बेली का, because the uterus is growing, the womb is growing, this fetus is growing inside.
तो इतना ज्यादा वेट, तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी बोला जाता है कि हमेशा लेग्स को फोल्ड करके ही रेस्ट कराओ, ठीक है। इसमें भी, बैक पेन में भी हमेशा लेग्स के, अपनी कमर के नीचे थोड़ी सी कुशनिंग दे देंगे तो अच्छा है, जैसे टॉवल को रोल कर लिया और बैक के नीचे रख लिया, लोअर बैक के नीचे, या फिर एक पतला सा तकिया बना ले। यू कैन इवन मेक इट एट होम ऑल्सो, थोड़ी सी कॉटन डाली और थोड़ा सा कुशन काइंड बना लिया, उसको कवर कर लिया, दैट इज द पिलो फॉर योर लोअर बैक। उसको नीचे रख के आपने लेग्स को फोल्डेड लेग्स में हमेशा रेस्ट कराना है, कभी भी शवासन में सीधी लेग्स सीधी नहीं करानी, लाइक लिटानी नहीं है पूरी फ्लोर पे, हमेशा फोल्डेड लेग्स करके। देन देयर इज ऑल्सो अध्वासन है, जैष्टिक आसन है, मत्स्य क्रीड़ा आसन है। मत्स्य क्रीड़ा, जैष्टिक और अध्वासन मैंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक में देखा था, वो बुक्स काफी फेमस हैं, आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, ये सारे प्रैक्टिसेस आपको ऑनलाइन आराम से मिल सकते हैं। आप टाइप करेंगे अध्वासन, जैष्टिक आसन, मत्स्य क्रीड़ा आसन, यू कैन वेरी वेल नो, बिकॉज दोज कंडीशंस, उस पोजिशंस में आपकी नेक भी स्ट्रेन नहीं होती, अगर आपको नेक में अगर दर्द है उसमें भी नहीं होता, और लंबर नहीं खिंचता है, लंबर रीजन में काफी रिलीफ मिलता है। मत्स्य क्रीड़ा इज ऑल्सो कॉल्ड बाला आसन, किसी किसी बुक में उसको बाला आसन की तरह भी रेफर करते हैं, वो बैठ के नहीं है, बाला आसन बैठने वाला नहीं, लेटने वाला। ओके, जैसे बच्चे सोते हैं एक साइड पे, एक टांग ऊपर कर दी, एक लेग, एक आर्म टांग के पास लेके आए, बस उसी कंडीशन में सोना, तो दैट इज गुड फॉर बैक पेन पेशेंट्स। कभी भी शवासन सीधी लेग्स का ना कराएं, पेन बढ़ सकती है। देन विजुअलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रिलैक्सेशन करा रहे होते हैं इन एनी ऑफ दीज आसन्स, वट एवर यू चूज फॉर देम, उसमें विजुअलाइजेशन जरूर कराएं, जैसे कि tight back muscles are now relaxing, let go the tension in your back muscles, feel that you are getting relieved of your pain, your muscles are getting relaxed, but with each breath you are letting go the tension in your back, ऐसे ऐसे करके उनको कमांड देते रहें। the flush with flushing the area with the fresh blood, pranic energy visualized to flow in the congested area। जो प्राणिक हीलिंग है, वो इंस्ट्रक्टर्स तो बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, और हमें भी करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर नॉट टेकिंग इट एज अ बॉडी, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द पेशेंट अलॉन्ग विद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय एंड आनंदमय। तो इस हद तक आपको डीप रिलैक्सेशन अगर आपको एक्सपीरियंस करानी है पेशेंट को, तो आपका शवासन शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थेरेपी। देन अवॉइड क्या करना है, एक्यूट फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी है। सारे बैक पेन के पेशेंट्स, किसी भी तरह का बैक पेन है, नेक पेन है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं देना है। एक्यूट फॉरवर्ड बेंडिंग तो बिल्कुल रूल्ड आउट है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी अवॉइड ही करना है। देन प्राणायाम क्या करा सकते हैं, प्राणायाम कौन से, वज्रासन में उनको बिठा के कराइए, अगर उनको नी का आर्थराइटिस नहीं है तो वो वज्रासन में आराम से बैठ पाएंगे। ओके, अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, चेयर पे बिठा दो, नो प्रॉब्लम, बट प्राणायाम जरूर कराओ। ओके, ब्रेथ अवेयरनेस करानी है, मूवमेंट ऑफ ब्रेथ इन स्पाइनल पैसेज फ्रॉम मूलाधार टू आज्ञा चक्र एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम, बेनिफिशियल। अगर आपको षट चक्रों का ज्ञान है तो आप ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि आप मूलाधार से, आप सोचे कि आपकी एनर्जी मूलाधार से ट्रैवल कर रही है अप टू द मिड ऑफ द आईब्रोज, आज्ञा चक्र तक, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉलम की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम चक्रों की जो लोकेशन बताते हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं हमारे स्पाइनल रीजन पे, ठीक है। मैम आप स्लाइड शो कर रहे हैं? या वेरी मच। नहीं, स्लाइड नजर नहीं आ रही मैम स्लाइड कोई भी नहीं दिख रही है। No, we काफी also time से- cannot see. I am reading from the slide only. You are not able to see. नो मैम, No, क्या no. दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, फिर क्या दिख रहा है? ओके, दो नहीं दिख रहे मैम, 2-3 स्लाइड शायद नहीं दिख रहे हमको। वेट अ मिनट, आई अगेन डू दैट। अब आएगा शायद। जो तू वहां कर रही थी। आप पहले बोलते आई थॉट यू आर आल्सो सीइंग। अब आ गई होगी। Yes, yes, yes. ओके ओके, सो यू मस्ट स्पीक अप अगर आपको लगे हो कुछ दिख नहीं रहा है कुछ। ये तो मैंने काफी कुछ बोल दिया, बट डजंट मैटर, जो बोला है वो पढ़ के ही बोला है, और कुछ एडिशनल बोला है तो वो बोल आपने सुना होगा सब।
ठीक है, उसमें इसमें तो हिंट पॉइंट्स होते हैं, स्लाइड्स में तो है ही सब कुछ अवेलेबल, बट स्टिल you must note down whatever is extra apart from the slides. So now I hope it is clear. ठीक है, सबको मैम नजर आ अमित रहा है दिस ना? साइड मैम। मैम जी मैम। मैम हाँ आई हैव अ स्मॉल क्वेरी मैम। जी, yes. मैम आपने इसी कन्वर्सेशन मैम आपने एक ना बुक्स की कोई रेफरेंस दी थी, आपने कहा था वो नोट कर लो, दीज आर वेरी गुड बुक्स। सो अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू राइट द नेम ऑफ दीज बुक्स मैम, जो अभी आपने आई थिंक प्राणायाम और उस टाइम पे बताया ब्रीदिंग के लिए मैम, कुछ रेफरेंस बुक अभी आपने बताई थी मैम। अभी बताइए। अभी मैम जो आप कर रहे थे ना, आप बता रहे थे बिहार ओके स्कूल और बिहार स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स में ये जो, ओके यू कैन नोट डाउन आसन प्राणायाम बंधा मुद्रा, APMB, आसन प्राणायाम बंधा मुद्रा, हम APMB बोलते हैं, जस्ट यू नो एब्रीविएशन है उसकी, लंबा सा नाम है इसलिए। आसन प्राणायाम बंध मुद्रा की बुक है, बहुत फेमस बुक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की पब्लिकेशन है। वो आप एक्चुअली आप ऑनलाइन डिजिटल बुक्स पे जाएं, क्योंकि ये काफी वो है, लाइक मोटी मोटी बुक्स हैं, सारा मैटर अगर आपको नहीं भी चाहिए होगा, क्योंकि आई डोंट नो कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बुक्स पे, या फिर कितना आप आगे आप MSc करना चाह रहे हैं तो आप बुक्स खरीद भी सकते हैं। अगर सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए किसमें क्या दिया गया है तो आप डिजिटल भी देख सकते हैं, लाइक ऑन द नेट आल्सो यू कैन सर्च, राइट you मैम need राइट। you need not purchase them. हाँ, ओके okay, let's थैंक्स। go ahead now This, on. this book is all, anybody can download it. अच्छा अवेलेबल है ना? हाँ हाँ, many books are available, वो तो है ही। Yes, books yes, Okay. I have downloaded and I've got a book also, and you can download it also. Even I have got this book. It's a very nice. हाँ हाँ हाँ, बिहार स्कूल ऑफ योगा ना बहुत ज्यादा खींचा हुआ मटेरियल है उसमें, लाइक एक आसन को मे बी 5 to 7 pages I think they have allotted. तो इतना ज्यादा मैटर कभी कभी वो भी हो जाता है कि लाइक ऐसे काइंड हो जाता है, कितना पढ़ेंगे, इसीलिए वो बहुत ऐसे काइंड हो जाती है उनकी बुक्स, बिहार स्कूल ऑफ योगा की मोटी मोटी बुक्स हैं। स्टिल इफ यू वांट टू रीड, इफ यू वांट टू परचेज वन, यू वांट टू पोजेस वन, गो अहेड, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। ओके, सो अजपा जपा, व्हाट इज नाउ अजपा? जाप, जाप बहुत तरह के हैं एक्चुअली, मुंह खोल के करना, जपना किसी पाठ को, मंत्र को, भजन को, ठीक है, किसी श्लोक को, तो ये जाप है अजपा। अजपा मतलब आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी बैक ऑफ द माइंड पे ये जाप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अर्ली मॉर्निंग, सपोज आपने रेडियो ऑन कर दिया, ठीक है, आपने कुछ सोचा कि अच्छा ये हनुमान चालीसा इस चैनल पे आता है, मैं इस फ्रीक्वेंसी पे देखता हूँ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, या इवन एनी भजन, लता मंगेशकर के कुछ, अनुराधा पौडवाल के कुछ भजन इस टाइम आते हैं, सुबह 5:30 से 6 आते हैं, जगजीत सिंह के कुछ आते हैं भजन, तो मैं ये कृष्ण भजन सुनता हूँ आज, चलो जी, सुबह सुबह आपने ऑन किया, एंड दैट धुन, जो वो धुन क्रिएट हुई है उस वक्त, पहली ही फीड जो आपने माइंड को डाली, तो आपने अब सारे अपने काम करके 12-1 बजे तक यू आर फ्री नाउ, एंड यू आर यू नो जस्ट, आपका माइंड काफी पहले सुबह ऑक्यूपाइड होता है, वी ऑल नो, राजसिक माइंड है, ये भी करना है वो भी करना है, जैसे आपके माइंड अप हो जाते हैं काम 12-1 बजे तक, व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, दैट धुन, मॉर्निंग जो एक म्यूजिक बजा था, जो आपने फीड किया था माइंड में, जो रेडियो पे ट्यून सुनाई दी थी, इट कैन बी भजन, इट कैन बी एनी बॉलीवुड सॉन्ग, कुछ भी आपने जो एंटर कराया माइंड को, वो एकदम से सरफेस कर जाता है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड? जैसे ही दिमाग थोड़ा सा खाली हुआ, फिर से वो गाना बजना शुरू हो गया, फिर से वो भजन दोबारा सरफेस कर गया आपके दिमाग में, आपके माइंड में फिर से वो लेयर उठ गई। ऐसा कभी हुआ है? इफ दैट यू हैव एक्सपीरियंस दैट, दैट इज कॉल्ड अजपा जाप, ठीक है, आपने कॉन्शियसली उसे याद नहीं किया था, पर वो दिमाग में, आपको लगे अरे दोबारा से मेरे दिमाग में कैसे आ गई बात, क्योंकि आपने सुबह डाली थी, क्योंकि आपने फीड किया था। अब आप सुबह आप हैबिचुअल हैं सुबह राम नाम लेने के लिए, राम राम राम, या एनीथिंग, जय श्री कृष्णा, एनीथिंग, any ritual you follow in the morning. So when your mind goes empty for some time, दिन में किसी भी टाइम वो हो सकता है, आप ड्राइव कर रहे हैं, एकदम से दिमाग स्टिल हो गया, तो एकदम से वो ट्यून सरफेस कर जाती है, एकदम से वो मंत्र सरफेस कर जाता है, ठीक है, वो एकदम से लेयर ऊपर आ जाती है, क्योंकि कुछ नहीं था, दिमाग खाली था, और वो फिर
वो ले लेता है स्पेस, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम अ जपा जाप। जब हम कॉन्शियसली एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं किसी चीज को याद करने के लिए, वो अपने आप याद में आ गया, अपने आप ध्यान में आ गया, ठीक है। सो दैट इज अ जपा जाप। दैट स्पीड्स अप हीलिंग एक्चुअली। और आपको पेशेंट्स को बहुत अच्छे से समझाना है, अगर आप सुबह के टाइम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं या हायर पावर से कनेक्ट हो जाएं, तो आप दिन में किसी भी टाइम जब भी आपका दिमाग खाली, आपको वही सारे थॉट्स, वही सारा कनेक्शन, वही पावरफुल अपनी जो सुबह का आपने संकल्प लिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत बिल्कुल वो हूँ, परफेक्ट बॉडी हूँ, परफेक्ट आपका ऑर्गन्स हैं, ठीक है। चाहे आपको पता है कुछ ना कुछ बीमारी देखिए सबके अंदर चल रही होती है, बट व्हेन यू फीड पॉजिटिविटी इन द माइंड अर्ली मॉर्निंग, द फर्स्ट थॉट which comes to you should be consciously created a positive affirmation for yourself कि you are healthy। अगर ये दिमाग में डालेंगे, कभी भी आपका दिमाग खाली होगा तो वो पॉजिटिविटी ही भरेगी उसमें, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ अ जपा जाप। आप कुछ भी डालें, सुबह रॉक म्यूजिक डालें, जैसे ही आपका दिमाग खाली होगा वही रॉक 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 डम 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 बजना शुरू हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट खुद के साथ पहले करके देखें, फिर आप आगे एडवाइस भी करेंगे तो कॉन्फिडेंस फिर झलकता है। अगर मैं आपको ऐसी बात कर रही होती, देखिए ऐसा करिए वैसा करिए, और मैंने कभी एक्सपीरियंस ना किया होता, तो मेरी बात में कभी दम भी नहीं होता और कॉन्फिडेंस भी नहीं होता बोलने का, चाहे मैंने कितनी बार भी ये बात रिपीट की होती क्लास में। सो वंस यू एक्सपीरियंस दैट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। और यही सेम आपके पेशेंट्स पे जब असर डालता है, ये फिर वो खुद ही रिपोर्ट करेंगे कि हाँ आपकी बात कही हुई काफी मेरे को असर कर रही है, यस नाउ आई एम फीलिंग द चेंज इन मी, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट बैटल यू विन, दैट इज द फर्स्ट टाइम यू फील कि हाँ यू हैव अचीव्ड समथिंग विद दैट केस, ओके। So in mild cases, Padmasana with back support with a pillow against a wall at lumbar region for long straight sitting। Padmasana आप बैक सपोर्ट पे भी दे सकते हैं, क्योंकि बैक पेन के पेशेंट हैं, अगर उनको सिटिंग पोजीशन में कराना है तो प्लीज पिलो जरूर लगा दे अगर वो पद्मासन में बैठे, क्योंकि धीरे धीरे कपाल भाती या फिर भ्रामरी अनुलोम विलोम करते करते उनकी कमर आगे को झुक सकती है, ठीक है, और बैक में शूटिंग पेन हो सकती है। तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं विद अ पिलो अगेंस्ट अ वॉल एट द लंबर रीजन। जैसे हम लेटे लेटे उनके नीचे कुशनिंग सपोर्ट देंगे, वैसे ही उनको बैठे बैठे भी प्राणायाम करते समय भी उनको बोलना है कि पीछे आप एक पिलो लेके आया करिए, या फिर आप अपना योगा मैट ही एक रोल करके बैक पे लगा लें, ताकि आपको कोई भी जर्क महसूस ना हो जब आप अनुलोम विलोम करें या ब्रेथ सेक्शनल ब्रीदिंग इज विभागीय प्राणायाम। आप विभागीय प्राण यस आवाज क्लियर नहीं आ रही, somebody is asking something। क्लियर है मैम, मैं भी किसी का म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। मुझे लगा किसी कोई पूछ रहा है मुझसे, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम सबको क्लियर होगा, अनुलोम विलोम सबको क्लियर है। विभागीय प्राणायाम क्या है? सेक्शनल ब्रीदिंग बोलते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग मतलब टॉप क्लैविकुलर ब्रीदिंग, जो टॉप मोस्ट पार्ट है आपकी लंग्स का, कॉलर बोन्स के जो एकदम नीचे आता है, ठीक है, तो वो ट्रायंगुलर शेप का जो ऊपर से जो हमारी जहाँ पे हमारी लंग्स स्टार्ट होती हैं, वो हमारा पार्ट, वहां तक हवा पहुंचाना, वो है हमारा क्लैविकुलर ब्रीदिंग, ठीक है। कॉलर बोन से ब्रीथ करना मतलब अपनी भुजाओं को फुला के ब्रीथ करना, कॉन्शियसली यू आर पुटिंग इन द एयर इन योर शोल्डर्स एज इफ, ठीक है। तो आपको अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी को फुलाना है। फिर आता है थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक मतलब लंग्स का एरिया, जो आपका मिडिल पोर्शन ऑफ द लंग्स है, मिडिल लोब्स ऑफ द लंग्स तक हवा पहुंचाना, मतलब आप इनहेल इतना ज्यादा करेंगे और उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे, यानी कि थोरैसिक रीजन पे करेंगे कि आपकी जो मिडिल पोर्शन ऑफ द लंग्स है वो फूले, ठीक है, वो बाहर को आए। और आता भी है रिब्स में बकेट हैंडल मूवमेंट है एक, जो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो वो क्या है, जैसे हम बकेट के हैंडल को उठाने लगते हैं ना, तो साइड से उठाते हैं बकेट का हैंडल, वैसे ही आपकी रिब्स का जो है, जैसे बकेट की हैंडल ऊपर से उठता है ना, साइड से बाहर को आता है, वैसे ही आपके इंट्राकॉस्टल मसल्स जो हैं हेल्प करते हैं आपकी रिब्स को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपेंशन देने के लिए, और आपकी जो रिब्स हैं साइड से वो बाहर को फूलती है। तो ये
बहुत नोटिसेबल है थोरैसिक ब्रीदिंग में जब आप करेंगे तो ये बकेट हैंडल मूवमेंट और भी आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी रिब्स बाहर को फूलेंगी, बाहर को एक्सपैंड होंगी। और अगर रिब्स को आप ज्यादा स्पेस दे रहे हैं ऑब्वियसली आपकी लंग्स भी अंदर से अच्छे से एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। So you are facilitating more breathing, more inhalation, more oxygen, more nutrition to the lungs. Then comes abdominal breathing. तो 3 भाग है, इसीलिए हम विभागीय बोलते हैं इसको। कॉलर बोन्स की ब्रीदिंग यानी कि शोल्डर्स पे ध्यान देना है आपको जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, शोल्डर्स फूलेंगे, उसके बाद थोरैसिक रीजन फूलेगा, उसके बाद एब्डोमिनल रीजन फूलेगा, ठीक है, पेट, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। सो डायफ्राम पे जब जोर पड़ता है इनहेल करते हैं तो पेट बाहर आता है, ठीक है, वो लोअर लोब्स ऑफ लंग्स को फैसिलिटेट करता है हवा पहुंचाने के लिए। सो 3 तरह की ब्रीदिंग। उसके बाद फुल योगिक ब्रीदिंग, 4 पार्ट्स हैं इसके विभागीय प्राणायाम के। पहले 3 बार आपने शोल्डर पे ध्यान दिया ताकि शोल्डर फूले, दूसरे सेट में आपने पहले 3 बार ये कर लिया, फिर अगली 3 बार आपने 3 ब्रीदिंग्स कर ली थोरैसिक रीजन पे ध्यान देके, अगली 3 ब्रीदिंग्स कर ली आपने एब्डोमिनल रीजन पे ध्यान देके, और फिर लास्ट की जो 3 ब्रीदिंग्स हैं, 9 ब्रीदिंग्स हो गई, जो लास्ट की 3 है टोटल 12 ब्रीथ करनी है, लास्ट की 3 ब्रीथ है फुल योगिक ब्रीदिंग। आपने एब्डोमेन फुलाया, फिर थोरैसिक रीजन फुलाया, फिर कॉलर बोन्स तक हवा पहुंचाई, और फिर कॉलर बोन्स नीचे गई, वापस नॉर्मैलिटी पे आया एक्सहेलेशन के साथ, फिर आपकी चेस्ट नॉर्मल पे आई, और फिर एब्डोमेन अंदर गया, ठीक है। तो ये 3 भाग में आप या 4 भागों में आप विभागीय प्राणायाम करवाएंगे, और ये तो एनीमिया पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लो बैक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है विभागीय प्राणायाम, ओके। देन माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, धारणा ध्यान डिवोशनल सेशंस वैल्यूएबल, दे आर द वैल्यूएबल टूल्स फॉर द इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशंस की हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, हमारा इमोशन ऊपर नीचे है तो फिर हम डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे अपनी लाइफ में, ओके। थेरेपिस्ट instructions during relaxation posture counseling is important. It is an important guide to the patient's psyche. तो उनकी साइकी पे अगर असर डालना है आपको तो उनको काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, डाइट कैसी ले रहे हैं, और वो ज्यादा ध्यान किस पे लगाते हैं, ज्यादा टाइम टीवी पे स्पेंड तो नहीं कर रहे हैं, पर चलो अगर टीवी भी देख रहे हैं तो कुछ भजन सुन ले, कुछ अच्छा पॉजिटिव थॉट्स के आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, नीड नॉट बी ओनली संस्कार एंड आस्था, और सारे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो कि पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं, ना कि सिर्फ न्यूज चैनल्स, ठीक है। तो ऐसे चैनल्स देखें जो कि उनको मन की शांति प्रदान करें, ना कि उनकी मन को चंचलता प्रदान करें, ठीक है। ये सारे सीरियल्स, न्यूज चैनल्स, दे आर ऑल क्रिएटिंग राजसिक थॉट्स इन द माइंड। यहाँ पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया, तो उसको भी आप थोड़ा सा मॉनिटर करें कि वो ज्यादा टाइम टीवी के साथ तो नहीं लगा रहे, टीवी मतलब वेस्टफुल थॉट्स तो नहीं क्रिएट कर रहे, ठीक है। एनर्जी उनकी सही जगह लगे, बस बात ये है। Then better understanding of the problem, auto suggestions to heal smoothly and speedily. बहुत सारे पेशेंट्स एक डर से आए होते हैं कि पता नहीं कब तक ठीक हो पाएंगे, पता नहीं ये योग भी हमें बेनिफिट देगा कि नहीं, पता नहीं हमारा इंस्ट्रक्टर कैसा है, ये टाइम तो देता है बट मैं ही ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे डाउट्स के साथ वो क्लास अटेंड करते हैं, फियर के साथ क्लास अटेंड करते हैं। ये फियर धीरे धीरे उनके दिमाग से निकालना भी योगा थेरेपिस्ट का ही काम है, उनकी काफी हद तक ड्यूटी बनती है कि उनको बातों बातों में उनका फियर खत्म करें और उनको कॉन्फिडेंस मिलाएं कि यस यू कैन हील योरसेल्फ विद दीज टेक्निक्स, ठीक है। वो थैंक्स आपको कर रहे होते हैं बट एक्चुअली वो खुद अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख वो रहे हैं, नो डाउट, अच्छे तरीके से सीख तो आपकी गाइडेंस में ही रहे हैं, बट एक्चुअली दे शुड थैंक देमसेल्व्स एंड थैंक्स द टाइमिंग कि उनको ये टाइम मिल पाया अपनी उसके लिए, बॉडी के लिए, और वो कभी भी थेरेपिस्ट को वैसे भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ये बॉडी खुद ही मोटिवेट होती है तो वो थेरेपिस्ट के पास आती है। आप देखिए सारी दुनिया तो नहीं आएगी योगा करने के लिए, ये कोई कोई लोग हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, फिर धीरे धीरे योग में आके अपनी प्रॉब्लम्स ठीक करके फिर वो समाधि पाथ पे भी चल सकते हैं, उस पे भी जाते हैं, हायर प्रैक्टिसेस सीखते हैं, ठीक है। बिकॉज दे नो द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू जस्ट लिव एंड ईट एंड बी मैरी, उतना ही पर्पस नहीं है, वो और डीप जाना चाहते हैं साइंस में। देन कम्स आर्थराइटिस। आर्थराइटिस सबको पता है, गठिया गठिया, ठीक है, ये तो बोलते हैं बहुत कॉमन है, बट इतने तरह के हैं आर्थराइटिस, बहुत तरह के हैं, बट हम मेनली ऑस्टियो आर्थराइटिस
और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो आर्थराइटिस लिटरली मींस जॉइंट की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जो जो हमारे जोड़ हैं बॉडी के, कितनी बोन्स हैं बॉडी में, सबको पता है बोन्स कितनी है और कितने जोड़ हैं? बोन्स कितनी है बॉडी में? 206. 206 मैम. 206। और बच्चों में? 300. नहीं नहीं, इतनी भी नहीं, 300 होती यस है? मैम, यस मैम, मैंने देखा था अभी यूट्यूब में. 300 और समवेयर या अराउंड जो 284 और 286 आई रेड। ठीक है, चलिए हम आई सॉ इन वीडियो. ओके ओके, चलिए। सो बच्चों में ज्यादा होती हैं और फिर वो फ्यूजन हो जाती है ना उनकी धीरे 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 धीरे, और इसलिए एडल्ट तक आते आते हमारी जो पूरा फ्रेम है बॉडी का 206 बोन्स के जो जोड़ हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, वो कंडीशन है आर्थराइटिक कंडीशन। ठीक है, आर्थराइटिस लिटरली मींस जॉइंट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन भी है उसका मतलब, उसका एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी आई कैन नॉट टेल यू, बट इट इज दिस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इन्फ्लेमेशन मतलब काफी हद तक स्वेलिंग भी होना, टेंडरनेस होना, हाथ लगाने पे दर्द होना, ठीक है, बहुत ज्यादा ये होना, नाजुक होना वो एरिया, रेडनेस होना उस एरिया में। ठीक है, अगर बाहरी रूप से देखेंगे तो स्वेलिंग तो हुई हुई है पर वो एरिया रेड भी हुआ होता है और धीरे धीरे उसमें नील भी पड़ जाते हैं विद टाइम। ओके, सो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाना, हमारे जो हड्डियों के जोड़ हैं उनमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, वैसी स्थिति हो जाना। So arthritis is a group of conditions involving damage to the joints of the bones. Arthritis is not a single disease. Bear this in mind. कोई आपको बोले कि मुझे गठिया हुआ है तो कैसे, किस प्रकार का है, आपको पता है सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही 100 तरह के रोग हैं। ठीक है, इतने तरीके के, इतने तरह के। So arthritis refers to group of more than 100 rheumatic diseases and other conditions that can cause pain, stiffness, swelling in the joints. ठीक है, तो स्टिफनेस भी है, जकड़न भी है, पेन भी है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है जब आपको आर्थराइटिस हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस हम डिस्कस करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, यानी कि जैसे हम पूरा भार हमारा नीज पे पड़ रहा होता है, तो नीज की क्या कंडीशन हो जाएगी, इसमें वियरिंग ऑफ द बोन्स है, वियरिंग, इरोजन ऑफ द कार्टिलेज इन्वॉल्व है। ठीक है, सो लेट्स रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो जाता है। देयर अकर्स कंटिन्यूअस प्रोग्राम्ड सेल एंड फ्लूइड टर्नओवर इन द कार्टिलेज। अब हर निरंतर हमारी कार्टिलेज में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में, ये कुशन करता है जॉइंट्स के बीच में। सो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी चल रही होती है और रीजनरेशन ऑफ द सेल्स भी चल रहे होते हैं। ठीक है, सो सेल की डेथ भी चल रही है और फ्लूइड का टर्नओवर भी चल रहा है, यानी कि नए सेल्स बनते जा रहे हैं और पुराने सेल्स डेड होते जा रहे हैं और झड़ते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वियरिंग आउट ऑफ द बोन्स, वियरिंग आउट ऑफ द कार्टिलेज। तो ये जो है ये प्रोपोर्शनल चलना चाहिए कि जितने सेल की डेथ हुई उतने बनने भी चाहिए, पर विद एज क्या होता है, ये as the age advances, the rate of repair of the cartilage is not proportional to the rate of wear and tear that goes on. A dynamic balance of the chemicals called chondroitin, keratin, and glucosaminoGlycan can, which helps the cartilage to work as shock absorber. Once the balance is disturbed, अब ये तीनों केमिकल का जो बैलेंस है, जो कि कार्टिलेज की मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज की सेल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ड्रोइटिन, केराटिन, ग्लूकोसामाइनोग्लाइकैन, ये 3 केमिकल्स हैं जो कि कार्टिलेज की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। Once the balance of these 3 chemicals gets disturbed due to aging, cartilage starts wearing out. Osteoarthritis commonly affects the hands, feet, spine, large weight bearing joints जैसे कि हिप्स हैं, नीज हैं। ठीक है, इन पे असर डालना शुरू हो जाता है। So what happens with aging? Water content of the cartilage grows up and protein makeup of the cartilage goes down. यानी कि water content, बहुत ही ढीला ढाला cartilage होना शुरू हो जाता है। Fluid यानी कि water content उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट जो protein makeup, जो actual shape देता है cartilage को, protein makeup है जो कि responsible है cartilage की health के लिए, shape के लिए,
वो डाउन चला जाता है, डीजेनरेट हो जाता है. So this degeneration begins by forming tiny cracks on the surface of long weight bearing bones. आपने अगर इमेजेस देखी होंगी डीजेनरेशन ऑफ द बोन्स भी, तो उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं कहीं कहीं, छोटे क्रैक्स. ठीक है. Repetitive use of such joints over years can irritate and inflame the cartilage. Inflammation of the cartilage stimulates the bony outgrowths. अब उसमें क्योंकि क्रैक्स पड़ गए, अब उसमें बोन्स की चोंच भी निकल आए. ठीक है. बोन्स की स्मूथ बोन एंडिंग्स नहीं रही, अब बोन्स आपकी धीरे धीरे बड़ी रफ सी बन गई. बोन्स की एंड्स रफ से बन गए, उनकी चोंच भी निकल आई. ठीक है. बोनी स्पर्स बोलते हैं या ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं उनको मेडिकल लैंग्वेज में. देन लॉस ऑफ कार्टिलेज कुशन, जो कि एक अच्छा सा कुशन था बोन्स के बीच में, जो कि बोन्स को मोबिलिटी के लिए अच्छा था, जो बोन्स की मोबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा कुशन था, वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने की वजह से, वो उसका प्रोटीन मेकअप झड़ने की वजह से बहुत ज्यादा रफ सरफेस बन गया है. ठीक है. ये रफनेस हमारी बहुत ज्यादा, हमारे को साउंड्स भी आती है ना, ये नी ऊपर करने से नीचे करने की कड़ कड़ की साउंड आती है, साइड से कभी कभी आती है. ठीक है. ये हमेशा 40 अबव के एज ग्रुप को ज्यादा महसूस होती है, 40 के नीचे नहीं पता लगेगा कितना भी आप एक्सरसाइज करें. अच्छा ही है वैसे एक्सरसाइज तो, बट अगर हम ओवरडू कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के रोज रोज उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, या बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, हार्ड सरफेस पे एरोबिक्स कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल. ठीक है. सरफेस थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी वाला होना चाहिए. जैसे आप देखा होगा रेसलर्स को कभी भी हार्ड सरफेस पे नहीं करते, दे प्रेफर मिट्टी वाला फ्लोर. मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, उसी पे रेसलिंग अलाउड है, उसी पे अच्छा आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है, क्योंकि वो सीधा बोन्स पे असर करती है. अगर आप हार्ड सरफेस पे रेसलिंग करेंगे तो आपका हो गया, बैंड बज जाएगा. इवन हील्स का, एंकल जॉइंट्स का, घुटनों का, हिप जॉइंट्स का. ठीक है. क्योंकि वो बोन्स पे सीधा जर्क डालता है हार्ड सरफेस. देन लॉस ऑफ कार्टिलेज cushion causes friction between the bones, joint space reduces. ऐसे ही जो स्पेस है बिटवीन द टू जॉइंट्स, क्योंकि फ्रिक्शन हो गई है दोनों बोन्स के बीच में, अब वो जॉइंट स्पेस भी रिड्यूस होने के कारण आपको कड़ कड़ की साउंड महसूस होती है और पेन आनी शुरू होती है. और कार्टिलेज भी अपनी हेल्थ खो रहा है, तो इसकी वजह से जॉइंट की मोबिलिटी जो है लिमिट हो जाती है, कुछ हद तक ही रह जाती है. इसलिए हम बोलते हैं स्टिफनेस बढ़ रही है शोल्डर में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका हाथ पीछे को जाना बंद हो जाता है. ठीक है. आपके लिए अपनी कोम्ब करना भी मुश्किल हो जाता है, आपके लिए अपने जैसे कपड़े पहनना भी मुश्किल हो जाता है. ऊपर तो चला गया हाथ, नीचे तक नहीं आ रहा है, पीछे तक नहीं आ रहा है. ठीक है. तो ये सारी हमारी नॉर्मल रूटीन की जो एक्टिविटी है, ये भी हमारी लिमिट हो जाती है कि हम कोई काम अब नहीं कर पा रहे हैं जो हम काम आराम से पहले कर पाते थे. Then stimulation of the nerves in the joint further aggravates the pain. जहाँ पे nerves stimulate हुई, वहीं पे brain पे signal गया कि हाँ यहाँ से मुझे pain आ रही है. ठीक है. Actually pain signals are good for the body, कि हमें पता तो लगे कि कहाँ पे dysfunctioning start हुई है. पेन नहीं आएगी तो कभी भी बॉडी को पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे abnormality occur हुई है. ठीक है. देन वियरिंग ऑयल, ये सारा रेपिटेटिव है. ठीक है. थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन्ड है, तो दिस इज द सेम विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. तो और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया, एक फ्लो चार्ट बनाया है. अब हम आएंगे सिम्टम्स पे. सिम्टम्स क्या है? जॉइंट पेन आफ्टर इनएक्टिविटी और पीरियड्स ऑफ ओवर यूज. इस वजह से भी आपको दर्द महसूस हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन पैदा हो सकती है. जॉइंट्स में इनएक्टिविटी होना या फिर ओवर यूज करना, बहुत ज्यादा रनिंग कर लेना, बहुत ज्यादा टांगों का यूज कर लेना. कोई लोग साइकिल की उस पे चढ़ते हैं, एक्सरसाइजर जो है साइकिलिंग वाला, जो एक एक्सरसाइजर घर पे रखा होता है साइकिलिंग वाला, उस पे चढ़ते हैं तो आधा आधा घंटा साइकिलिंग करते रहे विदाउट सीइंग द कंडीशन ऑफ द नीज. उतना भी नहीं करना चाहिए, ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहिए. Then stiffness after rest and disappears quickly as activity begins again. तो ये कैसा सिम्टम है? स्टिफनेस आफ्टर रेस्ट. आप रेस्ट दे के, सपोज आप रात को अच्छे से सोए हैं, सुबह उठते ही आपने रेस्ट दे दिया काफी ज्यादा. ठीक है. अब आपको नीचे रखना मुश्किल हो गया अपना घुटना, मतलब पैर नीचे रखना मुश्किल हो गया. अब जब तक आप थोड़ा चलाएंगे नहीं, इसको मॉर्निंग स्टिफनेस भी बोलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ रिगार्डिंग दैट ओनली. बट ये जो सेकंड पॉइंट है स्टिफनेस आफ्टर रेस्ट, जैसे आपने दोपहर को रेस्ट ले लिया या फिर आपने शाम को थोड़ा रेस्ट कर लिया,
फिर आप एक्टिविटी बिगिन करते हैं तो आपको पहले थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़ता है अपने जॉइंट्स को, ऐसे ही नहीं वो नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये भी है एक सिम्टम। देन नेक्स्ट इज जॉइंट पेन लेस इन द मॉर्निंग एंड it becomes stronger or more at the end of the day following the activity. सुबह तो आपकी पेन कम होती है जॉइंट्स में, बट रात आते आते या शाम आते आते आपकी दर्दें बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग हुई है। सपोज किचन में आप काफी देर तक खड़े रहते हैं, या फिर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, या फिर आपकी बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है, ठीक है। तो रात या शाम आते आते वो जॉइंट्स को आपने ज्यादा हिलाया डुलाया नहीं है, तो वो स्टिफनेस और बढ़ जाएगी। Then next point is muscle atrophy around joints because of inactivity can increase the pain. आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स में inactivity is the reason. आप मसल्स को हिलाएंगे नहीं, उनसे काम नहीं लेंगे, तो मसल्स भी आपके लिए काम करना धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। Either you might have heard this common saying, either you use the muscle or you lose the muscle. तो या तो उनसे काम ले लो या फिर उनको लूज कर जाओ। सो मसल एट्रोफी इज लूजिंग द मसल, ठीक है। पेन एंड स्टिफनेस कैन अफेक्ट पोस्चर, कोऑर्डिनेशन एंड एबिलिटी टू वॉक ऑल्सो। तो आपकी एबिलिटी टू वॉक भी आप खो सकते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं अपनी बोन्स एंड जॉइंट्स। देन कॉजेस क्या है? ये तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कॉज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द जॉइंट। ये कुछ नहीं कर सकते, आपको ये धीरे धीरे सेट इन होता रहता है आपकी बोन्स पे, ठीक है। और अदर रिस्क फैक्टर्स क्या बन जाते हैं? अगर आपको जॉइंट ट्रॉमा मतलब झटका लग गया, आप चल रहे थे, रात को आपको दिखा नहीं, आगे डाइनिंग टेबल था, आपको प्यास लगी थी, आप सीधा बेडरूम से लॉबी को क्रॉस किया, डाइनिंग टेबल से हिट किए और वहीं पे फॉल हो गया, दैट इज ट्रॉमा टू द जॉइंट्स। एकदम से फॉल हो जाना, ठीक है, विदाउट योर नॉलेज। आप अपनी सेंसेस में नहीं थे, जैसे आधी नींद होती है तो हम उठ के फटाफट जग ढूंढते हैं पानी का, मिल नहीं रहा तो वी आर अप्रोचिंग द किचन नाउ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी। वैसे भी कभी गहरी नींद हो, आप दोपहर को भी अगर आप उठते हैं तो आप एकदम से जब जैसे खड़े हुए वैसे ही आपको एक चक्कर भी आ गया तो आपको फॉल हो गया, दैट इज द ट्रॉमा टू योर जॉइंट्स। या फिर ओवरवेट होना, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वेट आ जाता है ओवरवेट इंसान का, ठीक है। आपका वैसे बेली वेट इतना बड़ा हुआ है तो पर बेली वेट बेचारा क्या करे, उसको बियर तो उसने नीज ने करना है ना, नीज ने करना है, हील्स ने करना है, ऐसे। इसीलिए जो ओवरवेट इंसान होते हैं उनको हील्स पेन, नीज पेन, जॉइंट्स पेन, जो नीचे वाला पोर्शन है हिप्स पेन, ये सारी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका बेली वेट या उनका मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इन द बॉडी मध्य प्रदेश मतलब द सेंट्रल part of the body, the central obesity which we call, ठीक है। Then repetitive joint use, बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लेना अपनी जॉइंट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर यूज करते हैं रिक्शा पुलर्स हमारे, ठीक है। ऐसे वर्ग के लोग जो कि जिनका पूरी कमाई ही उनके जॉइंट्स से चलती है, उनको अगर वो नहीं चलाएंगे वो तो उनकी कमाई नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी दिस कंडीशन, पिटिएबल कंडीशन, कि वो एक तो वो कमाई बिना रह नहीं सकते और उनको चलाना रिक्शा ही है, ठीक है। आपने देखा होगा उनको वेरिकोज वेन्स की भी दिक्कत ऐसी वर्ग को आती है, ऐसे सेक्टर को आती है जो बहुत ज्यादा हाथों का, पैरों का, टांगों का काम इनसे काम लेते हैं, ठीक है। So that was just an example. Repetitive use of those joints. Then injury, चोट आ जाना, बार बार चोटें लगना जॉइंट्स के ऊपर, उससे भी आर्थराइटिक कंडीशंस एग्रवेट हो सकती है। जेनेटिकली आपकी टांगे वीक है या आपके जॉइंट्स वीक हैं या आपको आर्थराइटिस है फैमिली में, तब भी आपको ये बीमारी आ सकती है इजीली। सो रिमेटॉइड आर्थराइटिस आई विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। अब जल्दी से कवर करेंगे, नहीं तो आपका फिर सिलेबस छूट जाता है। इनकी जो योगिक मैनेजमेंट है ये मैं इकट्ठी कराऊंगी, ठीक है। आर्थराइटिस की कंडीशन में देखिए रूमेटाइड में ऐसा है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस का रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, आप रिवर्स नहीं कर सकते जो बोन्स और या फिर आपकी जो हड्डियां मुड़ चुकी हैं, दैट इज रूमेटाइड काइंड ऑफ आर्थराइटिस। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत हद तक आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स हटा सकते हैं, उनको पेन से रिलीव कर सकते हैं, उनकी बोन्स की थोड़ी सी शेप वापस ला सकते हैं, कुछ हद तक। बट रूमेटाइड में एक बार आपकी बोन्स की
हालत बिगड़ती जाती है तो वो आप वापस आके वहीं पे रोक सकते हैं। that is possible with many practices, even acupressure if you know, उससे भी आप कंडीशन कंट्रोल कर सकते हैं। बट अभी हम योगिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो योगा में काफी प्रैक्टिसेस है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को मेनली हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, दैट वी कैन डील इन द नेक्स्ट क्लास। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क? फिर बस नेक प्रॉब्लम्स और rheumatoid arthritis रह गया है। Ma'am, Anything you want to ask? yes, I have a question. That it is said that running is not there for humans. Like because of running, a lot of knee issues are there. Is that right? That we are meant only Running is to not. walk. I have read it in a lot of. Running is, yeah, tell me. Yeah, I've Running is read not good lot for. of- for us humans, running is not good. Brisk walking is good because running. It leads to some wear and tear for sure. Is that right? Because I run quite a lot of marathons, and I started getting knee pain also. Okay. So I just wanted to know. See, yes, on the road it is very dangerous actually. वो सीधा असर आपकी bones पे डालता है, especially the ankle joints, because you give that opposite reflex action चल रहा होता है ना, hard surface का reflex action आपकी bones bear कर रही है वो, ठीक है? So that is not healthy at all. Road पे run करना it's very taxing, it's not good. ये जो मैराथन चलता है ना, एयरटेल मैराथन, हाफ मैराथन, 5-5 किलोमीटर, it is dangerous for the body. Yes. और अगर आप यही रनिंग मिट्टी के ट्रैक पे करेंगे, दैट इज बेनिफिशियल। वो उल्टा है, मिट्टी पे करेंगे तो उतना ही असर है, ठीक है? मिट्टी पे आपको एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है आपकी बोन्स के ऊपर। और दिस मैराथन प्लेयर्स आल्सो, जो एक्चुअल जो ट्रैक होता है और उनके जो फुटवेयर होते हैं, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड्स ऑफ फुटवेयर। अगर आपने नोट किया होगा, वो काफी हजारों में आते हैं उनके जो फुटवेयर है, नाइक बनाता है, एडिडास बनाता है, ठीक है? सो वो ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में ऐसे फुटवेयर, स्पेशलाइज्ड फुटवेयर होते हैं जो बोन्स पे असर आने नहीं देते, ठीक है? तो कॉमन मैन है, उनको पता नहीं है, वो अपनी हालत बिगाड़ सकते हैं ऐसे। बहुत सारे केसेस बिगड़ते भी हैं कि वो काफी सालों से करते आ रहे हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी पे इतना असर आया कि अब वो उठ नहीं पा रहे हैं बेड से, ठीक है? कंडीशन ये होती है कि उनको पता नहीं है कि सड़क पे रनिंग नहीं करनी है, रनिंग सिर्फ रनिंग ट्रैक पे करनी चाहिए। देखिए अभी आई एम स्टेइंग इन नोएडा, सो इन नोएडा स्टेडियम में अगर आप कभी कोई मौका मिला होगा या किसी भी स्टेडियम पे गए होंगे, सो देयर आर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनवे ट्रैक्स। सो दोस ट्रैक्स आर स्पेशली, वो मिट्टी की लेयर्स होती हैं, ना कि सड़क पे। सड़क पे दे अलाउ फॉर साइकिलिंग, दे अलाउ फॉर अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सड़क का भी एक अलग ट्रैक है, बट स्पेशली फॉर रनिंग द ट्रैक इज डिफरेंट। ओके, सो रनिंग आपको कभी भी सड़क पे हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। जॉगिंग कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक सड़क पे, बट नॉट रनिंग, नॉट एट ऑल। Okay, because हमारा मैम जॉगिंग वो भी लाइट group है, जॉगिंग। so the group runs only on roads because we go on all roads only. So I started having a lot of knee pain, which I stopped now. So I was just seeing whether it's right or it's not. इट इज नॉट राइट एक्चुअली। रनिंग में ना वो आप असर डाल रहे हैं अपनी बोन्स पे, so it's not right. So correct your at least track different कर लो, रन करो, नो प्रॉब्लम, अच्छा है रनिंग करना। और अभी अगर आपको अभी नी पेन है, पर्सनली इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, नी पेन है, तो अवॉइड इट फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स। बिल्कुल रेस्ट दे दो नी को, कुछ भी ओवर एक्सर्ट ना करो। Okay, ma'am. Thank you. एंड इवन लॉन्ग स्टैंडिंग कैन बी डेंजरस। ज्यादा देर तक आप खड़े भी रह गए तब भी नी पे असर आ जाए, बिकॉज अब वो थोड़ा सा ट्रिगर हुआ हुआ है आपका ये जो दर्द वाला पार्ट है, ठीक है? सो बी केयरफुल। Okay, ma'am. हेलो या मैम, मुझे पूछना था अगर किसी का जैसे बैक एक हो या तो मतलब नी पेन हो और अगर योगा से मतलब थोड़ा बहुत जैसे क्योर हो जाए, तो उसके बाद भी उनको फॉरवर्ड बेंडिंग मना करेंगे? मतलब उनका कमर दर्द दिमाग में रखते हुए उनको आसन कराएंगे या अगर वो कर पा रहे हैं तो करा देंगे? ओके, देखिए कमर का दर्द अगर कितनी देर हुई उनको, सपोज उनको 1 महीना हुआ है, वो नॉर्मल आ गए, तो करा दीजिए। फॉरवर्ड बेंडिंग धीरे धीरे उनकी सेकंड्स बढ़ाएं। 10 सेकंड्स के लिए पादहस्तासन करा दिया, ठीक है? फिर ऊपर उठाया, बट द टेक्निक शुड बी करेक्ट। पादहस्तासन में क्या है, आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आप
आई नॉट एबल टू शो यू। सी ऐसे इस पोजीशन में आपको अपनी कमर नीचे लेके जानी है, ना कि ऐसे करके लेके जानी है। सपोज दिस इज माय बॉडी, होल बॉडी, इफ आई हैव टू बेंड माय कमर शुड बी लाइक दिस। ऐसे मुझे लो बैक को कर्व के साथ आगे लेके जाना है, तब तो आपकी बैक हेल्दी रहेगी। ठीक है, अगर आपको डाउनवर्ड बेंड करना भी है, नेवर से इट इज अ डाउनवर्ड बेंड, ऑलवेज से इट इज अ फॉरवर्ड बेंड। व्हाई डू वी यूज द वर्ड फॉरवर्ड? ताकि आप आगे को फॉल करें, आपकी बॉडी आगे को जा रही है, नीचे को नहीं जा रही। अंडरस्टूड? सो व्हेन यू आर गोइंग, व्हेन यू आर मैम डूइंग फॉरवर्ड बेंड, नी फोल्ड करके भी फॉरवर्ड बेंड करते हैं ना फिर मैम उसके लिए बैक एक वालों को, उससे जो आप नी बोल रहे फोल्ड हैं करके कैसे आप नी फोल्ड तो बिल्कुल नहीं करनी। पादहस्तासन में नी फोल्ड पॉसिबल ही नहीं है, नी फोल्ड नहीं करेंगे। मैं पादहस्तासन की बात कर रही हूँ। ठीक है, पादहस्तासन पता है आपको, क्लियर है? यस मैम, बट जैसे मैंने मतलब हमारे सर से एक बार पूछा था पादहस्तासन के बारे में, तो उन्होंने बोला था नी को स्लाइटली हल्का सा जैसे बेंड करेंगे तो फिर आपका जो कमर है वो सीधी ही रहेगी, मतलब तो उसमें बेंड नहीं आएगा तो वो चलेगा, मतलब वो फॉरवर्ड बेंड आप करा सकते हो फिर। हाँ, तो कमर हल्का सा में, हाँ कमर में आपको कर्व लाके देखिए, थोड़ा सा एक्सटेंशन, कमर को ऐसे सीधी करके आप नीचे झुकेंगे। कमर को पहले ही हॉन्च नहीं दे देना, पहले कुब नहीं बना लेना। बहुत सारे पेशेंट्स पहले प्रोटेक्शन में ना, सेल्फ डिफेंस में ऐसे कुब बना लेते हैं, ऐसे करके नीचे जाएंगे तो पक्का दर्द आएगी। अगर वो कमर को ऐसे ऐसे कर्व बना के कोशिश करें, क्योंकि झुकना किसने है, लोअर बैक से आती है आपकी आगे। ठीक है, आप अपर बैक को तो एटलीस्ट ऐसे कर ही सकते हैं, बैक को पीछे को लेके जा ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर्व बना के बैक की, फिर आपको लोअर बैक से नीचे को लेके आना है। ठीक है, और अगर आप लो बैक एक के पेशेंट्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, अगर उनकी तो बिल्कुल ठीक हो गई है कमर की दर्द, देन यू कैन गिव देम फॉरवर्ड बेंड्स। अगर थोड़ी सी भी है तब भी आप रिस्क ना लें, पूरी तरह से ठीक होने दें उनको। तब पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी 2-3 वीक्स का गैप देके फिर आप फॉरवर्ड बेंड्स कराएं। ठीक है, अगर ऐसे गैप नहीं देंगे तो फिर से रीअकर हो सकता है। that I would suggest. Yeah. Okay, thank you ma'am. Anything Hello? else? Anybody else? Yes. हाँ मैम, ओनली नी पेन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कमर दर्द बैक पेन ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं योगा थेरेपी में? नी पेन? हाँ ओनली नी पेन है। नी पेन में तो नी टाइटनिंग है, नी कैप टाइटनिंग, पटेला मूवमेंट और ऑल्टरनेट एंकल स्ट्रेचेस हैं, नी रोटेशन है, नी बेंडिंग है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है नी की। प्रैक्टिकल अगर आपके सेशंस होंगे तो योर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर कैन टेल यू, है ना। नी को टाइट कर लेना फिर लूज कर देना, फिर नी जॉइंट को टाइट कर लेना फिर लूज कर लेना, ऐसी वाली प्रैक्टिसेस हैं। नी के नीचे कुशन रख के उस पे दबाव डालना। या गर्म ऐसी पानी से practice कुछ सेक सकते, ऐसा कुछ होता है गर्म पानी से? गर्म पानी से आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, कोल्ड पैक भी जरूरी है, आइस पैक भी होते हैं और ये हीटिंग पैड्स भी होते हैं। ठीक है, 2 तरह की थेरेपीज होती हैं। सो दैट डिपेंड्स कैसी कंडीशन है, आर्थराइटिस है उनको नी का, या एक साइड पे नी आ रही है। अनलेस यू सी द पेशेंट यू कांट टेल कि उनको कौन सी थेरेपी काम करेगी। तो राइट, यस मैम। या वैसे नॉर्मली नी की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, एंड वी डोंट हैव नी आर्थराइटिस हियर इन योर सिलेबस। अभी हम सिर्फ ऑस्टियो और रूमेटॉइड ही कर रहे हैं। तो पर अगर नी में है, नी का आर्थराइटिस है, तो नी कैप टाइटनिंग हो सकता है। और जैसे मैंने बताया पटेला मूवमेंट, पटेला एक छोटी सी ट्रायंगुलर बोन होती है ना नी के ऊपर, उसको हिलाना टू एंड फ्रो, उससे आपका सैनोवियल फ्लूइड जो है उसमें और भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और नी की जो नर्व्स है, नर्व एंडिंग्स तक असर जाता है पटेला मूवमेंट से। वो करा सकते हैं। आप नाम नोट कर लीजिए एंड सी इफ यू गेट देम ऑन द नेट। नी कैप टाइटनिंग, पटेला मूवमेंट, नी बेंडिंग, नी रोटेशन, ऑल्टरनेट एंकल स्ट्रेचेस, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैम लास्ट का क्या है? एंकल ऑल्टरनेट एंकल स्ट्रेचेस। आप एक पाँव ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, एक पाँव पीछे को कर रहे हैं। एंकल जॉइंट स्ट्रेच होता है ना,
अगर एक पाँव ऐसे सीधा कर रहे हैं, एक पाँव पीछे कर रहे हैं, फिर सीधा कर रहे हैं, आगे को स्ट्रेच कर रहे हैं टो को, फिर पीछे को स्ट्रेच कर रहे हैं टो को, ये ऑल्टरनेटली करना एक एक लेग। और एक साथ नहीं करना। हाँ हाँ, एक साथ राइट लेग अगर आगे को जा रही है, लेफ्ट लेग पीछे को आएगी। लेग मतलब आपका पैर, लेफ्ट। हाँ, ओनली एंकल ना। या वो तो एंकल स्ट्रेच ही हो गया ना। एंकल की जॉइंट को आप आगे को एक्सटेंड कर रहे हो, पीछे को फ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है। दोनों तरीके से कर रहे हो, ऑल्टरनेटली कर रहे हो। राइट टो आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो लेफ्ट टो आगे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसे ही उल्टा करते कितने रहना। टाइम करते कर रहना। सकते हैं? 30 बार, 40 बार, 50 बार, जितना उनको ठीक लगे, अच्छा, जितना वो कर पाए। ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। Okay, let's close the session now with Shanti Mantra. Keep your back straight, eyes closed. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukhabhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, all of you. Let's see you tomorrow. Ma'am. Yeah, welcome. Take care. Bye. Thank you, everyone.